जब मैं इंट्रोडक्शन विच क्वाड्रेंट आर यू इन के कॉन्सेप्ट को समझने बैठा, मुझे लगा ये सिर्फ एक सिंपल सा सवाल होगा, तुम किस कैटेगरी में आते हो। लेकिन जैसे जैसे बात गहरी होती गई, मुझे एहसास हुआ कि ये सवाल सिर्फ इनकम का नहीं, आइडेंटिटी का है। ये सिर्फ पैसा का नहीं, सोच का है। और सबसे बढ़कर ये सवाल जिंदगी के डायरेक्शन का है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इंट्रोडक्शन में रीडर को एक ऐसे मिरर के सामने खड़ा कर देते हैं जहां उसे अपने आप को ऑनेस्टली देखना पड़ता है। वो सीधा ये नहीं कहते कि तुम गलत हो या सही। वो बस इतना पूछते हैं, तुम पैसा कैसे कमाते हो। और उस सवाल के पीछे छुपा होता है एक और गहरा सवाल, तुम किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो। इस इंट्रोडक्शन का फ्लो एक कहानी की तरह चलता है। एक तरफ ट्रेडिशनल दुनिया का मॉडल है, जहां बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक सिक्योर जॉब हासिल करो। यहाँ स्टेबिलिटी को सक्सेस माना जाता है, सैलरी को सेफ्टी समझा जाता है और रिटायरमेंट को फाइनल गोल। लेकिन ऑथर यहाँ थोड़ा रुकते हैं और पूछते हैं, क्या ये मॉडल सबके लिए काम करता है? क्या सिर्फ जॉब ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी का रास्ता है, या फिर दुनिया में पैसा कमाने के और भी तरीके हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा नहीं बताया गया। यहां से कैश फ्लो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट सामने आता है। इंट्रोडक्शन में ही वो चार अलग अलग तरह के लोगों का जिक्र करते हैं: एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। लेकिन ये सिर्फ लेबल्स नहीं है, ये चार अलग माइंडसेट्स हैं, चार अलग कंफर्ट जोन्स हैं और चार अलग फाइनेंशियल रियलिटीज हैं। एम्प्लॉई वो होता है जो किसी और के सिस्टम में काम करता है। उसका फोकस होता है जॉब सिक्योरिटी, फिक्स्ड सैलरी, बेनिफिट्स, प्रमोशंस। उसके लिए स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वो रिस्क से बचना चाहता है। इंट्रोडक्शन में ये दिखाया जाता है कि एम्प्लॉई माइंडसेट गलत नहीं है, लेकिन लिमिटेड हो सकता है। क्योंकि जब इनकम का सोर्स सिर्फ एक एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है, तब कंट्रोल भी लिमिटेड हो जाता है। फिर आता है सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट। ये वो लोग हैं जो कहते हैं, मैं किसी और के लिए काम नहीं करना चाहता, मैं अपना बॉस खुद बनना चाहता हूँ। ये डॉक्टर्स हो सकते हैं, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, फ्रीलांसर्स या छोटे बिजनेस ओनर्स जो खुद ही हर चीज़ मैनेज करते हैं। इनके पास इंडिपेंडेंस होती है, लेकिन साथ ही प्रेशर भी। अगर ये काम करते हैं तो पैसा आता है, अगर ये रुकते हैं इनकम भी रुक जाती है। इंट्रोडक्शन ये समझाता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड होना फ्रीडम का पहला स्टेप लग सकता है, लेकिन ये अभी भी एक एक्टिव इनकम मॉडल है। फिर कहानी राइट साइड की तरफ मुड़ती है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। यहाँ टोन थोड़ा एस्पिरेशनल हो जाता है। बिजनेस ओनर सिस्टम बनाता है, वो ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जो उसके बिना भी चल सके। वो टीम बनाता है, प्रोसेसेस बनाता है और अपनी प्रेजेंस को ऑप्शनल बनाने की कोशिश करता है। इंट्रोडक्शन ये आइडिया इंट्रोड्यूस करता है कि असली लेवरेज यहाँ मिलता है, जब आप सिर्फ अपने टाइम पर नहीं, बल्कि दूसरों के टाइम और स्किल्स पर भी डिपेंड करते हो। इन्वेस्टर क्वाड्रेंट और भी अलग है। यहाँ पैसा इंसान के लिए काम करता है। यहाँ फोकस होता है एसेट्स पर, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो रेगुलर कैश फ्लो जनरेट करें। इंट्रोडक्शन ये बताता है कि इन्वेस्टर बनना सिर्फ पैसे का खेल नहीं, नॉलेज का खेल है। अगर आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हो तो आप अपॉर्चुनिटीज को पहचान सकते हो, अगर नहीं तो वही चीज रिस्क लगती है जो किसी और को अपॉर्चुनिटी लग रही होती है। इस इंट्रोडक्शन का सबसे पावरफुल एलिमेंट ये है कि ये किसी एक क्वाड्रेंट को डीमोनाइज नहीं करता। ऑथर ये नहीं कहते कि एम्प्लॉय होना बुरा है या सेल्फ एम्प्लॉयड होना बेकार है, बल्कि वो ये कहते हैं कि हर क्वाड्रेंट की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, जहां आपको सिर्फ बिल्स पे करने के लिए काम ना करना पड़े, तो आपको राइट साइड के क्वाड्रेंट्स को समझना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन एक इमोशनल लेयर भी ऐड करता है। वो बताता है कि लोग अक्सर अपने क्वाड्रेंट में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल होते हैं। एम्प्लॉय को जॉब की सिक्योरिटी छोड़ने का डर होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को कंट्रोल छोड़ने का डर होता है, बिजनेस ओनर को एक्सपेंशन का डर हो सकता है, इन्वेस्टर को लॉस का डर हो सकता है। हर क्वाड्रेंट का अपना फियर है, और जब तक इंसान अपने फियर को आइडेंटिफाई नहीं करता, तब तक वो शिफ्ट नहीं कर पाता। ये सेक्शन रीडर को चैलेंज करता है कि अगर तुम अपने करंट क्वाड्रेंट से खुश नहीं हो, तो क्या तुम चेंज के लिए रेडी हो। चेंज का मतलब सिर्फ जॉब छोड़ना नहीं होता। चेंज का मतलब होता है नई स्किल्स सीखना, नई लैंग्वेज समझना, जैसे कैश फ्लो, एसेट्स, लाइबिलिटीज, लेवरेज, टैक्स स्ट्रक्चर्स। इंट्रोडक्शन सटली ये हिंट देता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन एक अलग तरह की एजुकेशन है जो स्कूल्स में नहीं मिलती। एक और गहरी बात जो यहाँ सामने आती है वो है चॉइस की पावर। हर इंसान किसी ना किसी क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन ज्यादातर लोग कॉन्शियसली चूज नहीं करते। वो बस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से फ्लो के साथ चल पड़ते हैं। इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि आप अपनी पोजीशन को कॉन्शियसली देखो। अगर आप एम्प्लॉय हो तो क्या तुमने ये डिसाइड किया है?
अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो क्या तुमने लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है? अगर आप बिजनेस ओनर बनना चाहते हो तो क्या तुम सिस्टम बनाना सीख रहे हो? नैरेटिव ये समझाता है कि क्वाड्रेंट शिफ्ट करना एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज एम्प्लॉय हो और कल इन्वेस्टर बन जाओ। पहले माइंडसेट शिफ्ट होता है, फिर एजुकेशन आती है, फिर स्मॉल एक्शंस, फिर एक्सपीरियंस, फिर कॉन्फिडेंस। ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन है। इंट्रोडक्शन रीडर को मेंटली प्रिपेयर करता है कि आगे जो चैप्टर्स आएंगे वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का इन्विटेशन देंगे। इस सेक्शन में एक सटल कॉन्ट्रास्ट भी दिखता है, सिक्योरिटी वर्सेस फ्रीडम। एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में सिक्योरिटी का प्रॉमिस होता है, लेकिन फ्रीडम लिमिटेड हो सकती है। राइट साइड में फ्रीडम का पोटेंशियल होता है, लेकिन शुरुआत में इनसिक्योरिटी हो सकती है। हर इंसान को ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन का टोन मोटिवेशनल है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं है। वो ये एक्सेप्ट करता है कि हर इंसान एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सपना देखता है तो उसे सिस्टम को समझना होगा। पैसा सिर्फ हार्डवर्क से नहीं, स्मार्ट स्ट्रक्चर से बनता है। आखिरकार ये बात सामने आती है कि क्वाड्रेंट सिर्फ इनकम सोर्स का डायग्राम नहीं है, ये माइंडसेट का कंपास है। और जब आपको अपना डायरेक्शन मिल जाता है, तब सफर शुरू होता है। सवाल अब भी वही है, तुम किस क्वाड्रेंट में हो? लेकिन अब इस सवाल का वेट ज्यादा है, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि इसके पीछे सिर्फ कैटेगरी नहीं, पूरी जिंदगी का डिजाइन छुपा है। पार्ट 1, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। चैप्टर 1, व्हाई डोंट यू गेट अ जॉब का शुरुआत एक सिंपल लेकिन थोड़ा चुभने वाले सवाल से होती है। तुम एक जॉब क्यों नहीं कर लेते? ये सवाल बहुत लोगों ने कभी ना कभी सुना होता है, फैमिली से, दोस्तों से, टीचर्स से या कभी सोसाइटी से। और इसी सवाल के थ्रू रॉबर्ट टी कियोसाकी एक गहरी बात समझाने की कोशिश करते हैं। हर इंसान पैसा कमाने के बारे में अलग तरह से सोचता है और उसकी सोच ही उसकी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करती है। इस चैप्टर का नैरेटिव एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से शुरू होता है। ऑथर बताते हैं कि जब भी वो ट्रेडिशनल करियर पाथ से हटकर बिजनेस और इन्वेस्टिंग की बात करते थे, लोग उनसे कहते थे, एक अच्छी सी जॉब क्यों नहीं कर लेते, सेफ रहेगा। ये लाइन सिर्फ एक सजेशन नहीं होती, ये एक माइंडसेट का रिफ्लेक्शन होती है। सोसाइटी का डिफॉल्ट आंसर होता है जॉब। अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हो तो लोग कहते हैं जॉब कर लो। अगर कोई रिस्क ले रहा हो तो लोग कहते हैं स्टेबल हो जाओ। यानी जॉब को सोल्यूशन माना जाता है। यहां से चैप्टर का असली थीम उभर कर आता है, सिक्योरिटी वर्सेस फ्रीडम। जॉब सिक्योरिटी एक पावरफुल आइडिया है। रेगुलर पेचेक, फिक्स्ड आवर्स, बेनिफिट्स, रिटायरमेंट प्लान, ये सब सुनने में कंफर्टिंग लगता है। लेकिन ऑथर पूछते हैं, क्या ये सिक्योरिटी रियल है या इल्यूजन? अगर कंपनी बंद हो जाए, अगर इकोनॉमी गिर जाए, अगर डाउन साइजिंग हो जाए, तो क्या सिक्योरिटी गारंटी है? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन ज़रूरी है। चैप्टर में ये क्लियर किया जाता है कि एम्प्लॉय माइंडसेट में सबसे बड़ा फोकस होता है सेफ्टी पर। एम्प्लॉय क्वाड्रेंट के लोग अक्सर कहते हैं, मुझे एक स्टेडी इनकम चाहिए। वो रिस्क को अवॉइड करते हैं। उनके डिसीजंस का बेस होता है स्टेबिलिटी। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान सिर्फ इसी ऑप्शन को ही सच मान लेता है, जब वो सोचता है कि जॉब ही पैसा कमाने का सेफेस्ट और बेस्ट तरीका है। ऑथर अपनी पर्सनल जर्नी का जिक्र करते हुए ये दिखाते हैं कि उन्होंने भी प्रेशर फील किया था। उनके पास चॉइस थी, ट्रेडिशनल करियर फॉलो करें या बिजनेस और इन्वेस्टिंग की अनसर्टन दुनिया में कदम रखें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और नेचुरली उन्हें क्रिटिसिज्म मिला। लोग समझ नहीं पाते थे कि कोई स्टेबल जॉब छोड़कर अनसर्टन पाथ क्यों चूज करेगा। लेकिन यही डिफरेंस है क्वाड्रेंट्स का। चैप्टर ये बताता है कि लोग अपने क्वाड्रेंट के हिसाब से सोचते हैं। एम्प्लॉय को जॉब लॉजिकल लगती है, सेल्फ एम्प्लॉयड को इंडिपेंडेंस लॉजिकल लगती है, बिजनेस ओनर को सिस्टम बनाना लॉजिकल लगता है, इन्वेस्टर को पैसे से पैसा बनाना लॉजिकल लगता है। हर क्वाड्रेंट का अपना लॉजिक होता है और हर लॉजिक के पीछे बिलीफ सिस्टम होता है। वाई डोंट यू गेट अ जॉब असल में एक चैलेंज है। ये सवाल ऑथर को बार बार मिला, लेकिन उन्होंने इस सवाल को एक अपॉर्चुनिटी बना दिया। उन्होंने सोचा, लोग जॉब को इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं? क्यों हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो और जॉब पाओ? क्यों हमें फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल सिस्टम का मेजर पार्ट नहीं होती? क्यों हमें एसेट्स और कैश फ्लो के बारे में नहीं बताया जाता? यहाँ चैप्टर थोड़ा एजुकेशन सिस्टम पर भी रोशनी डालता है। ट्रेडिशनल एजुकेशन हमें एम्प्लॉय क्वाड्रेंट के लिए प्रिपेयर करता है। डिसिप्लिन फॉलो करना, इंस्ट्रक्शंस मानना, एग्जाम्स क्लियर करना, अथॉरिटी रिस्पेक्ट करना, ये सब क्वालिटीज़ एक अच्छे एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी है। लेकिन बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बनने के लिए जो स्किल्स चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, लीडरशिप, फाइनेंशियल लिटरेसी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये ज़्यादातर क्लासरूम में नहीं सिखाए जाते।
नैरेटिव का एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल लेयर ये है कि ऑथर लोगों को ब्लेम नहीं करते। वो समझते हैं कि हर इंसान अपने कंफर्ट जोन और कंडीशनिंग के हिसाब से डिसीजन लेता है। अगर किसी का फैमिली बैकग्राउंड जॉब ओरिएंटेड है तो नेचुरली वो भी वही एडवाइस देगा। अगर किसी का माइंडसेट सिक्योर सैलरी पर बेस्ड है तो वो बिजनेस को रिस्की कहेगा। लेकिन चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि हर इंसान को अपनी सोच एग्जामिन करनी चाहिए। ऑथर ये भी समझाते हैं कि जॉब खुद में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब जॉब को अल्टीमेट सोल्यूशन समझ लिया जाता है। अगर कोई एम्प्लॉय होते हुए भी इन्वेस्टिंग सीख रहा है, एसेट्स बिल्ड कर रहा है और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्लान कर रहा है तो वो अपने क्वाड्रेंट की लिमिटेशंस को समझ रहा है। लेकिन अगर कोई सिर्फ पेचेक पर डिपेंडेंट है और सोचता है कि रिटायरमेंट प्लान ही सब कुछ है तो वो वल्नरेबल हो सकता है। इस चैप्टर में फियर का कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग है। लोग जॉब इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उन्हें अनसर्टेनिटी का डर होता है। बिजनेस फेल हो सकता है, इन्वेस्टमेंट लॉस दे सकती है, इनकम इरेगुलर हो सकती है। ये सब जेन्युइन फियर्स है। लेकिन ऑथर का कहना है कि फियर को अवॉइड करने से ग्रोथ नहीं होती। फियर को समझना और मैनेज करना जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट आइडिया यह है कि इनकम का टाइप आपकी लाइफस्टाइल को डिफाइन करता है। जॉब से आने वाली इनकम एक्टिव होती है। आप काम करते हो तब पैसा मिलता है। अगर आप रुकते हो इनकम रुक जाती है। बिजनेस और इन्वेस्टिंग से आने वाली इनकम आइडियली ऐसी होती है जो सिस्टम या एसेट्स के थ्रू जनरेट होती है। चैप्टर रीडर को यह डिफरेंस फील करने पर मजबूर करता है। नैरेटिव में एक सटल रिबेलियन का टोन भी है। ऑथर सोसाइटी के डिफॉल्ट स्क्रिप्ट को क्वेश्चन करते हैं। वो कहते हैं कि अगर सब लोग एक ही रास्ता फॉलो करते रहें तो फाइनेंशियल स्ट्रगल का साइकिल ब्रेक कैसे होगा। अगर कोई अलग सोचता है तो उसे इररिस्पॉन्सिबल क्यों माना जाता है। शायद वो सिर्फ डिफरेंट क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना चाहता है। इस चैप्टर का फ्लो ग्रेजुअली रीडर को इंट्रोस्पेक्शन की तरफ ले जाता है। आप सोचने लगते हो, क्या मैं जॉब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पसंद है या इसलिए क्योंकि मुझे डर है। क्या मैं सिक्योरिटी के नाम पर अपनी पोटेंशियल लिमिट कर रहा हूं या क्या मैं कॉन्शियसली चूज कर रहा हूं कि मुझे किस क्वाड्रेंट में रहना है। ऑथर ये भी समझाते हैं कि क्वाड्रेंट चेंज करना ओवरनाइट डिसीजन नहीं होता। ये एक प्रोसेस है जिसमें पहले अवेयरनेस आती है, फिर एजुकेशन, फिर स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स, फिर ग्रेजुअल शिफ्ट। हो सकता है कोई एम्प्लॉय होते हुए साइड बिजनेस स्टार्ट करे। हो सकता है कोई सेल्फ एम्प्लॉयड अपने काम को सिस्टम में कन्वर्ट करे। हो सकता है कोई छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करे। हर जर्नी यूनिक होती है। चैप्टर का टाइटल थोड़ा प्रोवोकेटिव है, लेकिन इसका पर्पस लोगों को ऑफेंड करना नहीं, जगाना है। वाई डोंट यू गेट अ जॉब एक रिफ्लेक्शन बन जाता है। क्या आप जॉब को सोल्यूशन मानते हैं या सिर्फ एक ऑप्शन? क्या आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के ड्राइवर हैं या सिर्फ पैसेंजर? आखिर में ये चैप्टर एक फाउंडेशन सेट करता है। ये बताता है कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट सिर्फ डायग्राम नहीं है, बल्कि रियल लोगों की रियल सोच का रिप्रेजेंटेशन है। और जब तक आप अपनी सोच को आइडेंटिफाई नहीं करते, तब तक आप अपनी फाइनेंशियल डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। ये नैरेटिव हमें ये समझाता है कि जिंदगी में पैसा कमाने के कई तरीके हैं, लेकिन हर तरीका एक माइंडसेट डिमांड करता है। जॉब लेना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ जॉब पर डिपेंड रहना शायद रिस्की हो सकता है। बिजनेस करना एक्साइटिंग हो सकता है, लेकिन चैलेंजिंग भी। इन्वेस्टिंग पावरफुल हो सकती है, लेकिन नॉलेज के बिना डेंजरस भी। इसलिए चैप्टर का असली मैसेज ये है, अपनी चॉइस को समझो। अगर तुम जॉब चूज करते हो तो कॉन्शियसली करो। अगर तुम बिजनेस चूज करते हो तो रिस्पॉन्सिबली करो। अगर तुम इन्वेस्ट करते हो तो एजुकेटेड होकर करो। सबसे बड़ा रिस्क शायद ये है कि इंसान बिना सोचे समझे फ्लो के साथ चलता रहे। और जब अगला बार कोई पूछे वाई डोंट यू गेट अ जॉब, तो शायद जवाब तुरंत ना हो, लेकिन अंदर एक क्लैरिटी जरूर हो, क्योंकि अब सवाल सिर्फ जॉब का नहीं, क्वाड्रेंट का है। और क्वाड्रेंट सिर्फ इनकम का नहीं, जिंदगी के डिजाइन का है। पार्ट 1 द कैश फ्लो क्वाड्रेंट, चैप्टर 2 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स डिफरेंट पीपल एक ऐसी कहानी को आगे बढ़ाता है जहां पैसा सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन बन जाता है। यहां रॉबर्ट टी कियोसाकी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हर इंसान सिर्फ अलग इनकम सोर्स नहीं रखता, बल्कि अलग सोच, अलग वैल्यूज और अलग इमोशनल ड्राइवर्स के साथ जीता है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के 4 हिस्सों का डिफरेंस सिर्फ काम का डिफरेंस नहीं, पर्सनैलिटी का डिफरेंस है। इस चैप्टर का मूड इंट्रोस्पेक्टिव है। ये लीडर को सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन क्या करता है, बल्कि ये बताता है कि कौन कैसे सोचता है। हर क्वाड्रेंट के लोग अलग तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। एम्प्लॉय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है सिक्योरिटी। वो स्टेबल पेचेक चाहते हैं, फिक्स्ड रूटीन और प्रिडिक्टेबल फ्यूचर। उनका कॉन्फिडेंस इस बात में होता है कि उनके पास एक एम्प्लॉयर है जो उन्हें रेगुलर इनकम देता है। उनके लिए रिस्क अवॉइड करना स्मार्ट डिसीजन होता है।
सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में लोग थोड़ा अलग होते हैं। वो कहते हैं अगर काम सही करना है तो खुद करो। उन्हें अपने स्किल्स पर बहुत ट्रस्ट होता है। वो इंडिपेंडेंस को वैल्यू करते हैं, लेकिन साथ ही कंट्रोल छोड़ने में हेजिटेंट होते हैं। उनके लिए परफेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो डॉक्टर हैं तो उन्हें लगता है उनसे बेहतर कोई पेशेंट ट्रीट नहीं कर सकता। अगर वो कंसल्टेंट हैं तो उन्हें लगता है उनकी एक्सपर्टीज ही बिजनेस का कोर है। इसलिए वो अपने आप को बिजनेस से अलग नहीं कर पाते। बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट में एंट्री करते ही टोन चेंज हो जाता है। यहाँ फोकस इंडिविजुअल से सिस्टम पर शिफ्ट हो जाता है। बिजनेस ओनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टीम। वो जानते हैं कि उनका काम हर छोटी चीज खुद करना नहीं, बल्कि ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है जो उनके बिना भी चल सके। उनका कॉन्फिडेंस उनके पर्सनल एफर्ट पर नहीं, उनके सिस्टम पर होता है। वो लेवरेज को समझते हैं। दूसरों के टैलेंट और टाइम का इस्तेमाल करना ग्रोथ के लिए जरूरी है। इन्वेस्टर क्वाड्रेंट और भी अलग डिमेंशन इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ इंसान खुद बिजनेस रन नहीं करता, बल्कि पैसा एलोकेट करता है। वो अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करता है, रिस्क को कैलकुलेट करता है, पेशेंस रखता है। इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज और टाइमिंग। वो इमोशनल डिसीजंस कम लेने की कोशिश करता है। उनके लिए पैसा एक टूल है जो और पैसा जनरेट करता है। चैप्टर ये हाईलाइट करता है कि हर क्वाड्रेंट के लोग एक दूसरे को अक्सर समझ नहीं पाते। एम्प्लॉय को बिजनेस ओनर रिस्की लगता है, बिजनेस ओनर को एम्प्लॉय लिमिटेड लगता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को लगता है वो सबसे हार्ड वर्किंग है, जबकि इन्वेस्टर को लगता है स्मार्ट एलोकेशन ही की है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स नेचुरल हैं, क्योंकि हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के थ्रू दुनिया को देखता है। नैरेटिव में ये भी बताया जाता है कि लोग सिर्फ पैसा के लिए क्वाड्रेंट चूज नहीं करते, उनके डिसीजंस उनके वैल्यूज से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अगर किसी के लिए स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में कंफर्टेबल होगा। अगर किसी के लिए इंडिपेंडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकता है। अगर किसी के लिए स्केल और ग्रोथ एक्साइटिंग है तो वो बिजनेस ओनर की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर किसी को स्ट्रैटेजी और पैसिव इनकम पसंद है तो वो इन्वेस्टर की तरफ बढ़ेगा। इस चैप्टर का एक स्ट्रॉन्ग थीम ये है कि क्वाड्रेंट चेंज करना सिर्फ स्किल्स का मैटर नहीं, आइडेंटिटी का मैटर है। अगर एक एम्प्लॉय बिजनेस ओनर बनना चाहता है तो उसे सिर्फ बिजनेस नॉलेज नहीं, अपनी सोच भी बदलनी होगी। उसे कंट्रोल छोड़ना सीखना होगा, उसे टीम पर ट्रस्ट करना होगा, उसे अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना होगा। ये इंटरनल शिफ्ट एक्सटर्नल शिफ्ट से ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। ऑथर ये भी समझाते हैं कि इनकम का अमाउंट हमेशा क्वाड्रेंट डिसाइड नहीं करता। एक हाईली पेड एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय ही होता है, एक छोटा बिजनेस ओनर भी बिजनेस ओनर ही होता है। डिफरेंस इनकम के साइज में नहीं, इनकम के सोर्स और स्ट्रक्चर में होता है। अगर इनकम आपके पर्सनल एफर्ट से डायरेक्टली लिंक्ड है तो आप लेफ्ट साइड पर हो। अगर इनकम सिस्टम या इन्वेस्टमेंट से आ रही है तो आप राइट साइड पर हो। चैप्टर में फियर और मोटिवेशन का कंपैरिजन भी सटली दिखाया जाता है। एम्प्लॉय का प्राइमरी फियर होता है जॉब लॉस, सेल्फ एम्प्लॉयड का फियर होता है क्लाइंट लॉस या रेपुटेशन डैमेज, बिजनेस ओनर का फियर होता है सिस्टम फेलियर, इन्वेस्टर का फियर होता है कैपिटल लॉस। हर क्वाड्रेंट अपने यूनिक फियर्स के साथ आता है और हर क्वाड्रेंट अपनी यूनिक रिवॉर्ड्स के साथ भी। ये सेक्शन एक और इंटरेस्टिंग बात बताता है। लोग अक्सर अपने क्वाड्रेंट को डिफेंड करते हैं। एम्प्लॉय कहते हैं बिजनेस रिस्की है, बिजनेस ओनर कहते हैं जॉब लिमिटेड है, सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं उनसे बेहतर काम कोई नहीं कर सकता, इन्वेस्टर कहते हैं सबसे पावरफुल पैसा है। ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है, क्योंकि हर इंसान अपनी चॉइस को जस्टिफाई करता है। नैरेटिव रीडर को जज नहीं करता, बल्कि ऑब्जर्व करने को कहता है। अपने आसपास देखो, तुम्हारे फ्रेंड्स किस क्वाड्रेंट में हैं, तुम्हारे पेरेंट्स किस क्वाड्रेंट में थे, तुम किस लैंग्वेज का यूज करते हो जब पैसा की बात होती है। क्या तुम सिक्योरिटी की बात करते हो या अपॉर्चुनिटी की? क्या तुम बेनिफिट्स की बात करते हो या एसेट्स की? ये रिफ्लेक्शन ही अवेयरनेस का पहला स्टेप है। ऑथर सटली ये सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है तो उसे राइट साइड के क्वाड्रेंट्स को समझना होगा, लेकिन वो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि हर इंसान का जर्नी अलग होता है। कोई डायरेक्ट बिजनेस ओनर बन सकता है, कोई पहले सेल्फ एम्प्लॉयड बनता है फिर सिस्टम बिल्ड करता है, कोई एम्प्लॉय होते हुए इन्वेस्टिंग सीखता है। ये लीनियर प्रोसेस नहीं है। चैप्टर का इमोशनल कोर ये है कि लोग अलग होते हैं और उनका फाइनेंशियल बिहेवियर भी अलग होता है, इसलिए कंपैरिजन करना हमेशा फेयर नहीं होता। एक एम्प्लॉय जो अपनी फैमिली के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो भी अपनी जगह सक्सेसफुल हो सकता है। एक बिजनेस ओनर जो रिस्क ले रहा है वो भी अपनी जगह करेजियस हो सकता है। लेकिन अगर गोल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है तो क्वाड्रेंट की डायनामिक्स समझना जरूरी है। ये चैप्टर एक मिरर की तरह काम करता है। जब आप पढ़ते हो आप अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हो। शायद आप रियलाइज करते हो कि आप एम्प्लॉय हो लेकिन एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। शायद आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और थक चुके हो हर चीज़ खुद मैनेज करके। शायद आप बिजनेस ओनर हो लेकिन इन्वेस्टिंग का इंपॉर्टेंस समझ रहे हो। आखिर में डिफरेंट क्वाड्रेंट्स डिफरेंट पीपल ये क्लियर करता है कि पैसा कमाने का तरीका सिर्फ टेक्निकल चॉइस नहीं, साइकोलॉजिकल चॉइस है।
हर क्वाड्रेंट एक माइंडसेट डिमांड करता है, और जब तक इंसान अपने माइंडसेट को कॉन्शियसली चूज नहीं करता, तब तक वो सिर्फ सर्कमस्टांसेस के फ्लो में रहता है। इस नैरेटिव का एसेंस ये है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड एक ही रूल पर ऑपरेट नहीं करता। हर क्वाड्रेंट का अपना गेम है, अपने रूल्स हैं, अपनी चैलेंजेस हैं। और सबसे पहला स्टेप ये नहीं है कि आप क्वाड्रेंट चेंज करो, बल्कि ये कि आप समझो कि आप कौन हो। क्योंकि जब आइडेंटिटी क्लियर होती है, तब डायरेक्शन क्लियर होता है, और जब डायरेक्शन क्लियर होता है, तब सफ़र मीनिंगफुल बन जाता है। चैप्टर 3 वाई पीपल चूज सिक्योरिटी ओवर फ्रीडम एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल चैप्टर है, जहां रॉबर्ट टी कियोसाकी पैसा से ज़्यादा इंसान के डर, कंडीशनिंग और इमोशनल नीड्स पर फोकस करते हैं। यहाँ बात सिर्फ इनकम सोर्स की नहीं होती, बल्कि उस इनविजिबल फोर्स की होती है जो लोगों को एक सर्टन क्वाड्रेंट में रोक कर रखती है। सवाल ये नहीं कि फ्रीडम अच्छी है या सिक्योरिटी अच्छी है, सवाल ये है कि ज्यादा लोग फ्रीडम के सपने देखते हुए भी सिक्योरिटी को क्यों चूज कर लेते हैं। चैप्टर का नैरेटिव एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। ऑलमोस्ट हर इंसान कहता है कि वो फाइनेंशियली फ्री बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसे पैसों की टेंशन ना हो, टाइम की फ्रीडम हो और लाइफ में चॉइस हो। लेकिन जब रियल डिसीजन लेने का वक्त आता है, जैसे स्टेबल जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करना या सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में लगाना, तब अक्सर लोग पीछे हट जाते हैं। यहाँ ऑथर ये एक्सप्लोर करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहला रीजन होता है फियर, डर ऑफ लूजिंग मनी, डर ऑफ फेलिंग, डर ऑफ लोग क्या कहेंगे। एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में रहना इमोशनली सेफ लगता है। हर महीने एक फिक्स्ड सैलरी आती है, आपको पता होता है कि मंथ के एंड पर कितना पैसा मिलेगा। ये प्रिडिक्टेबिलिटी कंफर्ट देती है। फ्रीडम अनसर्टेन होती है। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कोई गारंटी नहीं होती, इन्वेस्टमेंट करते वक्त मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। ये अनसर्टेनिटी ही लोगों को रोक देती है। ऑथर ये समझाते हैं कि बचपन से हमें सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस सिखाई जाती है। सेफ करियर चूज करो, रिस्क मत लो, पहले स्टेबल हो जाओ। ये एडवाइस गलत नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट हो सकती है। जब सिक्योरिटी सबसे बड़ा वैल्यू बन जाता है, तब फ्रीडम सेकेंडरी हो जाती है। लोग अपने ड्रीम्स पोस्टपोन कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है पहले सेफ रहना जरूरी है। इस चैप्टर में इमोशनल कंफर्ट का कॉन्सेप्ट भी आता है। हर क्वाड्रेंट एक अलग तरह का कंफर्ट देता है। एम्प्लॉय को स्ट्रक्चर्ड रूटीन कंफर्टेबल लगता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को अपने कंट्रोल में रहना कंफर्टेबल लगता है, बिजनेस ओनर को सिस्टम बनाना एम्पावरिंग लगता है, इन्वेस्टर को स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना एक्साइटिंग लगता है। लेकिन जो क्वाड्रेंट आपके इमोशनल पैटर्न से मैच करता है, वही आप नेचुरली चूज करते हो। सिक्योरिटी चूज करने का एक और रीजन होता है आइडेंटिटी। अगर किसी ने अपनी पूरी पहचान एक प्रोफेशन से जोड़ ली हो, जैसे मैं इंजीनियर हूं या मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, तो उस आइडेंटिटी को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। फ्रीडम का मतलब होता है अननोन टेरिटरी में जाना, जहां आपको शायद फिर से बिगिनर बनना पड़े, और बिगिनर बनना ईगो के लिए अनकंफर्टेबल होता है। चैप्टर ये भी बताता है कि लोग अक्सर शॉर्ट टर्म कंफर्ट को लॉन्ग टर्म फ्रीडम पर प्रेफरेंस देते हैं। जॉब तुरंत सैलरी देती है, बिजनेस शायद शुरुआत में स्ट्रगल दे, इन्वेस्टमेंट शायद पहले लर्निंग कर्व दे। ह्यूमन नेचर इमीडिएट रिवॉर्ड को प्रेफर करता है। इसी वजह से सिक्योरिटी का चॉइस ईजी लगता है और फ्रीडम का चॉइस चैलेंजिंग। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जब आप एम्प्लॉय हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। आप अपना काम करते हो, बाकी डिसीजंस मैनेजमेंट लेता है। जब आप बिजनेस ओनर बनते हो तो हर डिसीजन आपका होता है। जब आप इन्वेस्टर बनते हो तो लॉस भी आपका होता है। फ्रीडम के साथ अकाउंटेबिलिटी आती है, और हर कोई इतनी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए मेंटली रेडी नहीं होता। चैप्टर का एक सटल मैसेज ये है कि सिक्योरिटी और फ्रीडम दोनों एक साथ रेयरली मिलते हैं। अगर आप कंप्लीट सिक्योरिटी चाहते हो तो आपको कुछ लेवल की डिपेंडेंसी एक्सेप्ट करनी होगी। अगर आप कंप्लीट फ्रीडम चाहते हो तो आपको अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करनी होगी। हर इंसान को अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है। नैरेटिव में ये भी हाईलाइट होता है कि सोसाइटी सिक्योरिटी को रिवॉर्ड करती है। स्टेबल जॉब वाले को रिस्पेक्टेबल माना जाता है, रेगुलर इनकम को मैच्योरिटी का साइन माना जाता है, रिस्क लेने वाले को कभी-कभी इररिस्पॉन्सिबल कहा जाता है। ये सोशल वैलिडेशन भी लोगों को सिक्योरिटी चूज करने पर इन्फ्लुएंस करती है। इंसान नेचुरली अप्रूवल चाहता है, और सिक्योरिटी का पाथ सोशली अप्रूव्ड होता है। ऑथर ये नहीं कहते कि सिक्योरिटी गलत है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि अगर आप फ्रीडम का सपना देखते हो तो आपको सिक्योरिटी के इल्यूजन को समझना होगा। जॉब भी रिस्क फ्री नहीं होती, इकोनॉमी चेंज होती रहती है, कंपनीज बंद होती रहती हैं, टेक्नोलॉजी जॉब्स को रिप्लेस करती रहती है। अगर आप सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट हो तो वो भी एक तरह का रिस्क है। चैप्टर में एक और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट डिस्कस होता है, चेंज का रेजिस्टेंस।
ह्यूमन माइंड फेमिलियर चीज़ों को प्रेफर करता है। अगर किसी ने सालों तक एम्प्लॉय लाइफ जी हो तो बिजनेस की लैंग्वेज ही एलियन लगती है। एसेट्स, लायबिलिटीज, लेवरेज, इक्विटी, ये सब शब्द इंटिमिडेटिंग लग सकते हैं। इसलिए लोग वही चूज करते हैं जो उन्हें समझ आता है। ये चैप्टर रीडर को चैलेंज करता है कि अपने फियर्स को ऑनेस्टली देखे। क्या आप जॉब इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पसंद है, या इसलिए क्योंकि आप बिजनेस के रिस्क से डरते हो? क्या आप इन्वेस्टमेंट अवॉइड कर रहे हो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, या इसलिए क्योंकि आप लॉस का डर फील करते हो? अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है। फ्रीडम को रोमांटिसाइज नहीं किया गया। ऑथर ये क्लियर करते हैं कि फ्रीडम के लिए डिसिप्लिन चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग चाहिए। सिर्फ जॉब छोड़ देना फ्रीडम नहीं होता। रियल फ्रीडम तब आती है जब आपका कैश फ्लो आपके एक्सपेंसेस कवर करे और आप अपनी चॉइस से काम करो। चैप्टर का इमोशनल कंक्लूजन ये हिंट देता है कि सिक्योरिटी और फ्रीडम के बीच का डिसीजन बहुत पर्सनल है। कोई भी आपके लिए ये डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अपने अंदर के डिजायर को इग्नोर करते हो तो डिससैटिस्फैक्शन ग्रो हो सकता है। अगर आप सिर्फ सिक्योरिटी के लिए अपने ड्रीम्स सैक्रिफाइस करते हो तो एक इनर कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो सकता है। इस नैरेटिव का एसेंस ये है कि लोग सिक्योरिटी चूज करते हैं क्योंकि वो फेमिलियर, प्रिडिक्टेबल और सोशली एक्सेप्टेड होती है। फ्रीडम चूज करने के लिए करेज चाहिए, क्लैरिटी चाहिए और सेल्फ बिलीफ चाहिए। दोनों पाथ्स के अपने प्रोज और कॉन्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चॉइस कॉन्शियस हो। आखिर में चैप्टर एक साइलेंट सवाल छोड़ देता है। अगर आपको गारंटी मिल जाए कि आप फेल नहीं होंगे तो क्या आप फ्रीडम चूज करेंगे? अगर जवाब हाँ है तो शायद आपको अपने फियर्स को एड्रेस करना है, क्योंकि कभी कभी सिक्योरिटी सिर्फ एक कंफर्ट जोन होती है और फ्रीडम उस कंफर्ट जोन के बाहर खड़ी होती है, आपका इंतजार करती हुई। पार्ट 1 द कैश फ्लो क्वाड्रेंट के चैप्टर 4 द 3 काइंड्स ऑफ बिजनेस सिस्टम्स में कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब बात सिर्फ जॉब और सिक्योरिटी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि बिजनेस की दुनिया के अंदर झांक कर देखा जाता है। यहाँ रॉबर्ट टी कियोसाकी रीडर को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस का मतलब सिर्फ दुकान खोल लेना या कंपनी रजिस्टर कर लेना नहीं होता। असल डिफरेंस बिजनेस सिस्टम का होता है, और वही सिस्टम डिसाइड करता है कि आप बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट में ट्रूली हो या सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर रह गए हो। इस चैप्टर का नैरेटिव एक कन्फ्यूजन से शुरू होता है जो बहुत लोग फेस करते हैं। कई लोग कहते हैं मेरा अपना बिजनेस है, लेकिन रियलिटी ये होती है कि अगर वो एक दिन भी काम ना करें तो बिजनेस रुक जाता है, इनकम जीरो हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ और भारी लगने लगता है। ऑथर यहीं पर एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं। हर बिजनेस एक्चुअली बिजनेस ओनर का बिजनेस नहीं होता। कई बिजनेस सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एडवांस्ड फॉर्म होते हैं। यहाँ पहले बिजनेस सिस्टम की बात आती है, जहाँ इंसान खुद ही सिस्टम होता है। इस तरह के बिजनेस में ओनर ही सब कुछ होता है, प्रोडक्ट भी, सर्विस भी, क्वालिटी कंट्रोल भी। अगर वो डॉक्टर है तो क्लिनिक उस पर डिपेंडेंट है, अगर वो कंसल्टेंट है तो क्लाइंट्स उसी से बात करना चाहते हैं, अगर वो आर्टिस्ट है तो उसकी क्रिएटिविटी ही बिजनेस की जान होती है। इस मॉडल में प्राइड होता है, इंडिपेंडेंस होती है, लेकिन फ्रीडम कम होती है। ओनर को लगता है कि कंट्रोल उसके हाथ में है, लेकिन असल में बिजनेस उसको कंट्रोल कर रहा होता है। नैरेटिव ये बताता है कि ऐसे लोग अक्सर बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। वो अपने काम में परफेक्शन चाहते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होती है कि उनका बिजनेस उनके बिना स्केल नहीं कर पाता। अगर वो सिक हो जाएं, वेकेशन लें या थक जाएं तो इनकम डायरेक्टली इफेक्ट होती है। ये रियलाइजेशन बहुत लोगों के लिए पेनफुल होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जॉब छोड़कर फ्रीडम चूज की थी, लेकिन वो फिर भी एक तरह की नौकरी ही कर रहे होते हैं, बस बॉस बदल गया होता है। चैप्टर आगे बढ़ता है और दूसरे बिजनेस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है, जहां सिस्टम लोगों पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन सिर्फ एक इंसान पर नहीं। यहाँ बिजनेस ओनर टीम बनाता है, रोल्स डिफाइन करता है और कुछ लेवल तक प्रोसेसेस क्रिएट करता है। ये बिजनेस थोड़ा स्टेबल होता है, लेकिन फिर भी ओनर का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होता है। ओनर डिसीजन मेकर होता है, स्ट्रैटेजी उसके दिमाग से निकलती है। अगर ओनर हटा दिया जाए तो बिजनेस सर्वाइव तो कर सकता है, लेकिन ग्रो नहीं कर पाता। इस स्टेज पर कई लोग खुद को बिजनेस ओनर समझने लगते हैं। इनकम पहले से बेटर होती है, थोड़ा टाइम फ्रीडम भी मिलता है, लेकिन ऑथर ये पॉइंट आउट करते हैं कि ये भी पूरी तरह से ट्रू बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट नहीं है, क्योंकि जब तक ओनर इंडिस्पेंसिबल है तब तक सिस्टम इनकम्प्लीट है। ये फेज ट्रांजिशन फेज होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस ओनर की तरफ। फिर चैप्टर तीसरे और सबसे पावरफुल बिजनेस सिस्टम की बात करता है। यहाँ बिजनेस एक मशीन की तरह होता है, एक ऐसा सिस्टम जो क्लियर प्रोसेसेस, ट्रेन्ड पीपल और डिफाइंड कल्चर के साथ ऑपरेट करता है। यहाँ ओनर का काम डेली ऑपरेशंस में घुसना नहीं होता, बल्कि विजन देना होता है। यहाँ ओनर रिप्लेसेबल होता है, और वही रिप्लेसेबल होना ही असली फ्रीडम की निशानी है। नैरेटिव ये बताता है कि बड़े कॉर्पोरेशंस इसी सिस्टम पर काम करते हैं। ओनर या फाउंडर फिजिकली प्रेजेंट ना भी हो तब भी बिजनेस स्मूथली चल सकता है।
कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता कि फाउंडर कौन है। प्रोडक्ट और सर्विस कंसिस्टेंट रहती है। यहाँ इनकम ओनर के पर्सनल टाइम से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होती। ये सिस्टम ही बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट का रियल फाउंडेशन होता है। इस चैप्टर का इमोशनल इम्पैक्ट तब ज़्यादा होता है जब रीडर रियलाइज़ करता है कि ज़्यादातर छोटे बिजनेस असल में तीसरे सिस्टम तक पहुंचते ही नहीं। लोग बिजनेस शुरू तो करते हैं लेकिन सिस्टम बनाना सीखते नहीं, इसलिए वो थक जाते हैं, बर्नआउट फील करते हैं, फिर कहते हैं बिजनेस बहुत स्ट्रेसफुल होता है। लेकिन असल में स्ट्रेसफुल बिजनेस नहीं बल्कि सिस्टमलेस बिजनेस होता है। ऑथर ये भी समझाते हैं कि सिस्टम बनाना सिर्फ टेक्निकल काम नहीं, इमोशनल काम भी है। सबसे मुश्किल चीज़ होती है कंट्रोल छोड़ना, अपने आप को हर चीज़ का सेंटर ना बनाना, एक्सेप्ट करना कि कोई और भी काम अच्छे से कर सकता है। ये ईगो का टेस्ट होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग अक्सर यहीं अटक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बिना क्वालिटी गिर जाएगी। चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग इंसाइट आता है बिजनेस सिस्टम का रिलेशन फ्रीडम से। जितना ज़्यादा आप सिस्टम पर डिपेंड करते हो उतनी ही ज़्यादा आपकी फ्रीडम मिलती है, और जितना ज़्यादा आप अपने आप पर डिपेंड करते हो उतनी ही ज़्यादा आपकी फ्रीडम कम होती है। ये उल्टा लग सकता है लेकिन यही बिजनेस का पैराडॉक्स है। नैरेटिव का फ्लो ये भी दिखाता है कि हर इंसान तीसरा सिस्टम बनाना नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ अपनी स्किल के थ्रू काम करके खुश होते हैं और ये भी ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कोई फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखता है लेकिन बिजनेस सिस्टम क्रिएट नहीं करता। वो एक्सपेक्ट करता है कि हार्डवर्क ही उसे आज़ादी दे देगा। ऑथर ये मिथ तोड़ते हैं। इस चैप्टर में लीडरशिप का कॉन्सेप्ट भी सटली वोवन है। बिजनेस ओनर का रोल वर्कर का नहीं लीडर का होता है। लीडर का काम होता है लोगों को एम्पावर करना, विजन शेयर करना और कल्चर बिल्ड करना। अगर ओनर सिर्फ माइक्रो मैनेज करता रहे तो बिजनेस कभी ओनर से बड़ा नहीं बन सकता। ये भी बताया जाता है कि सिस्टम बनाना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये ओवरनाइट नहीं होता। पहले डॉक्यूमेंटेशन होती है, फिर ट्रेनिंग होती है, फिर मिस्टेक्स होती हैं, फिर रिफाइनमेंट होता है। ये सब पेशेंस डिमांड करता है, इसलिए कई लोग हाफ वे में गिव अप कर देते हैं और वापस जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाते हैं। चैप्टर का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि बिजनेस का साइज इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिस्टम का क्वालिटी इंपॉर्टेंट होता है। एक छोटा सा बिजनेस भी पावरफुल हो सकता है अगर उसका सिस्टम स्ट्रांग हो, और एक बड़ा बिजनेस भी कोलैप्स कर सकता है अगर वो सिर्फ एक इंसान पर डिपेंड करता हो। आखिरी हिस्सा रीडर को इंट्रोस्पेक्शन पर लाता है। आप अपने आप से पूछने लगते हो, अगर मैं 1 साल के लिए कंप्लीटली हट जाऊं तो क्या मेरा बिजनेस सर्वाइव करेगा? अगर जवाब नहीं है तो शायद मैं अभी भी सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, और ये रियलाइजेशन ही ग्रोथ का पहला स्टेप है। चैप्टर का कंक्लूजन ये कहता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता सिर्फ बिजनेस शुरू करने से नहीं, बिजनेस सिस्टम बनाने से निकलता है। जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तब ओनर का रोल स्ट्रेटेजिक हो जाता है, और जब ओनर स्ट्रेटेजिक हो जाता है तब वो इन्वेस्टर बनने के लिए भी रेडी हो जाता है। इस तरह द 3 काइंड्स ऑफ बिजनेस सिस्टम सिर्फ एक टेक्निकल चैप्टर नहीं रहता बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट का चैप्टर बन जाता है। ये रीडर को ये समझाता है कि असली आज़ादी हार्डवर्क से नहीं, स्मार्ट स्ट्रक्चर से आती है। और जब आप अपने आप को बिजनेस का सेंटर बनाने के बजाय बिजनेस के आर्किटेक्ट बनाते हो तभी आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के राइट साइड पर ट्रूली कदम रखते हो। पार्ट 1 द कैश फ्लो क्वाड्रेंट चैप्टर 5 द 5 लेवल्स ऑफ इन्वेस्टर्स में कहानी और भी गहरी हो जाती है। अब फोकस सिर्फ बिजनेस सिस्टम तक सीमित नहीं रहता बल्कि इन्वेस्टिंग की दुनिया के अंदर की साइकोलॉजी पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ रॉबर्ट टी कियोसाकी ये बताते हैं कि इन्वेस्टर बनना सिर्फ पैसा होने की बात नहीं है बल्कि माइंडसेट, नॉलेज और इमोशनल मैच्योरिटी का सफ़र है। हर इन्वेस्टर एक जैसे नहीं होते। जैसे क्वाड्रेंट्स अलग होते हैं वैसे ही इन्वेस्टर्स के लेवल्स भी अलग होते हैं। चैप्टर का नैरेटिव इस आइडिया से शुरू होता है कि लोग अक्सर कहते हैं मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि किस लेवल पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्लैरिटी कम होती है। इन्वेस्टिंग को लोग एक ही कैटेगरी समझ लेते हैं, लेकिन ऑथर ये एक्सप्लेन करते हैं कि इन्वेस्टर भी ग्रोथ के स्टेजेस से गुजरता है। हर लेवल एक अलग इमोशनल और फाइनेंशियल कैपेसिटी डिमांड करता है। सबसे पहले लेवल पर वो लोग आते हैं जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं होता। ये लोग सर्वाइवल मोड में होते हैं। उनकी इनकम उनके एक्सपेंसेस से बेयरली मैच करती है। सेविंग करना मुश्किल होता है। इन्वेस्टमेंट का थॉट ही डिस्टेंट लगता है। ये लेवल फाइनेंशियल स्ट्रगल का लेवल है, जहां फोकस सिर्फ गुजारा करने पर होता है। ऑथर ये ब्लेम नहीं करते बल्कि ये समझाते हैं कि जब तक इंसान अपने कैश फ्लो को स्टेबल नहीं करता तब तक इन्वेस्टिंग का जर्नी शुरू नहीं होता। अगला लेवल उन लोगों का होता है जो सेवर्स होते हैं लेकिन इन्वेस्टर्स नहीं। ये लोग पैसा जमा करते हैं, बैंक अकाउंट में बैलेंस देखकर सिक्योर फील करते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें लॉस का डर होता है। इस लेवल पर लोग सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हैं। वो पैसा लूज नहीं करना चाहते, चाहे उससे ग्रोथ स्लो ही क्यों ना हो। यहाँ माइंडसेट प्रेजर्वेशन का होता है, मल्टीप्लिकेशन का नहीं। नैरेटिव यहाँ एक सटल शिफ्ट दिखाता है। सेविंग और इन्वेस्टिंग अलग चीजें हैं। सेविंग पैसा बचाना है,
इन्वेस्टिंग पैसा बढ़ाना है, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए रिस्क एक्सेप्ट करना पड़ता है, और रिस्क एक्सेप्ट करने के लिए एजुकेशन और कॉन्फिडेंस चाहिए। इसीलिए नेक्स्ट लेवल पर वो लोग आते हैं जो थोड़ा नॉलेज गेन कर चुके होते हैं। तीसरा लेवल एवरेज इन्वेस्टर्स का होता है। ये लोग म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट प्लान्स या स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो प्रोफेशनल्स पर डिपेंड करते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स, फंड मैनेजर्स या ब्रोकर्स के सजेशंस फॉलो करते हैं। इनके पास पैसा होता है और थोड़ी अवेयरनेस भी, लेकिन कंट्रोल लिमिटेड होता है। अगर मार्केट गिरता है तो ये पैनिक हो सकते हैं, अगर मार्केट बढ़ता है तो खुश हो जाते हैं। यहाँ इमोशनल स्टेबिलिटी का टेस्ट होता है। ऑथर ये बताते हैं कि ये लेवल कॉमन है। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग इसी स्टेज पर होते हैं। वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सिस्टम को डीपली नहीं समझते। उनका ट्रस्ट एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स पर होता है। इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन ये अल्टीमेट फ्रीडम का लेवल नहीं है। चैप्टर का नैरेटिव फिर एक और हायर लेवल की तरफ मूव करता है, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स का लेवल। यहाँ लोग खुद डील्स एनालाइज करते हैं, बैलेंस शीट समझते हैं, रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ इन्वेस्टिंग एक एक्टिव स्किल बन जाता है, सिर्फ पैसिव एक्टिविटी नहीं। ये लोग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। इनके पास नॉलेज भी होता है और नेटवर्क भी। इस लेवल पर फियर कम होता है क्योंकि एजुकेशन ज़्यादा होती है। जब इंसान नंबर्स और सिस्टम्स को समझता है, तब अनसर्टेनिटी मैनेजेबल लगती है। यहाँ पेशेंस और स्ट्रैटेजी दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म इमोशन से कम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और फिर सबसे ऊपर का लेवल आता है, कैपिटलिस्ट लेवल। यहाँ इन्वेस्टर सिर्फ एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ में पैसा नहीं लगाता, बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। वो बिजनेस बिल्ड करता है, उसे स्केल करता है और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है। यहाँ पैसा और पावर दोनों का इंटरप्ले होता है। ये लेवल रेयर होता है क्योंकि इसके लिए विजन, लीडरशिप और डीप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चाहिए। नैरेटिव ये क्लियर करता है कि हर लेवल पर एक इंटरनल शिफ्ट होता है। पहले सर्वाइवल माइंडसेट से सेविंग माइंडसेट तक, फिर सेविंग से इन्वेस्टिंग तक, फिर इन्वेस्टिंग से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिंग तक, और फिर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिंग से वेल्थ क्रिएशन तक। ये जर्नी सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, साइकोलॉजिकल भी है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये एम्फसाइज करते हैं कि इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा चैलेंज मार्केट नहीं, इंसान का खुद का इमोशन होता है। ग्रीड और फियर इन्वेस्टिंग के दो एक्सट्रीम्स हैं। जब मार्केट ऊपर होता है तो ग्रीड एक्टिवेट होती है, जब मार्केट नीचे होता है तो फियर एक्टिवेट होता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो दोनों इमोशंस को कंट्रोल कर सके। चैप्टर में ये भी बताया जाता है कि एजुकेशन सबसे बड़ा एसेट है। जितनी ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी होगी, उतना ही रिस्क मैनेजेबल होगा। नॉलेज के बिना इन्वेस्टिंग गैम्बलिंग बन सकती है, नॉलेज के साथ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बन जाती है। इसीलिए ऑथर बार बार फाइनेंशियल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करते हैं। नैरेटिव रीडर को एनकरेज करता है कि अपने करंट लेवल को ऑनेस्टली आइडेंटिफाई करें। क्या आप सिर्फ सेवर हो? क्या आप प्रोफेशनल पर डिपेंडेंट इन्वेस्टर हो? या आप खुद एनालिसिस कर सकते हो? ये रियलाइजेशन ईगो के अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ये भी समझाया जाता है कि लेवल चेंज करने के लिए टाइम लगता है। कोई भी डायरेक्ट टॉप लेवल पर जंप नहीं करता। हर स्टेज पर लर्निंग होती है, मिस्टेक्स होती हैं, एक्सपीरियंस मिलता है, लॉस भी होता है। लेकिन हर लॉस एक लेसन बन सकता है, अगर इंसान सीखने को तैयार हो। चैप्टर का इमोशनल एसेंस ये है कि इन्वेस्टिंग एक गेम है, जहां सब लोग एंट्री ले सकते हैं, लेकिन सब लोग एक ही लेवल पर नहीं रहते। आपका बैकग्राउंड, एजुकेशन, नेटवर्क और रिस्क टॉलरेंस सब मिलकर आपका लेवल डिसाइड करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका माइंडसेट है। ये नैरेटिव एक होप भी देता है। चाहे आप अभी लोएस्ट लेवल पर हो, आप ऊपर जा सकते हो। अगर आप कंसिस्टेंट लर्निंग और डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हो, तो आप ग्रेजुअली ग्रो कर सकते हो। इन्वेस्टिंग कोई एक्सक्लूसिव क्लब नहीं है, ये एक स्किल है जो डेवलप की जा सकती है। आखिर में चैप्टर एक पावरफुल थॉट के साथ क्लोज होता है। पैसा सिर्फ एक टूल है, लेकिन इन्वेस्टर का लेवल उस टूल को यूज करने की कैपेसिटी डिफाइन करता है। अगर आप पैसे से डरते हो तो आप सेविंग तक लिमिटेड रहोगे। अगर आप पैसे को समझते हो तो आप इन्वेस्टिंग तक पहुंचोगे। और अगर आप पैसे को कंट्रोल करना सीख जाओ तो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। द 5 लेवल्स ऑफ इन्वेस्टर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रीडर को सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए इंस्पायर नहीं करता, बल्कि इवॉल्व करने के लिए इंस्पायर करता है। ये बताता है कि इन्वेस्टिंग एक लैडर है, हर रंग पर एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। और जब इंसान कॉन्शियसली क्लाइंब करता है, तब वो सिर्फ पैसा नहीं बनाता, वो अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म करता है। चैप्टर 6 यू कैन नॉट सी मनी विद योर आइज एक ऐसा चैप्टर है जो रीडर को बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया तक ले जाता है। यहाँ फोकस सिर्फ पैसा कमाने के तरीकों पर नहीं, बल्कि पैसा को समझने की कैपेसिटी पर है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये कहना चाहते हैं कि असली पैसा आंखों से नहीं, दिमाग से देखा जाता है। जो लोग सिर्फ फिजिकल चीज़ें देखते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं,
जो लोग पैटर्न्स, सिस्टम्स और पोटेंशियल देखते हैं वो वेल्थ क्रिएट करते हैं। चैप्टर का नैरेटिव एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। दो लोग एक ही चीज़ देखते हैं लेकिन उनका कंक्लूजन अलग होता है। एक इंसान एक पुरानी बिल्डिंग देखता है और कहता है ये बेकार जगह है। दूसरा इंसान वही बिल्डिंग देखता है और कहता है यहाँ पोटेंशियल है। डिफरेंस बिल्डिंग में नहीं होता, डिफरेंस नज़रिए में होता है। यही कॉन्सेप्ट पैसा के साथ भी अप्लाई होता है। ऑथर ये एक्सप्लेन करते हैं कि पैसा सिर्फ नोट्स और कॉइन्स नहीं है। पैसा एक आइडिया है, एक अग्रीमेंट है, एक सिस्टम का पार्ट है। अगर आप सिर्फ टैंजिबल चीज़ें देखते हो तो आप सिर्फ एक्सपेंसेस देखोगे, लेकिन अगर आप ट्रेंड हो सिस्टम समझने में तो आप कैश फ्लो देखोगे। ये चैप्टर रीडर को फिजिकल से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करता है। इस नैरेटिव में एक स्ट्रॉन्ग थीम है, फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर किसी को अकाउंटिंग, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैश फ्लो की बेसिक समझ नहीं है तो वो पैसा देख नहीं सकता। वो सिर्फ सैलरी देख सकता है, वो सिर्फ बिल देख सकता है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकता। ऑथर कहते हैं कि स्कूल सिस्टम हमें जॉब के लिए ट्रेन करता है लेकिन पैसा को देखना नहीं सिखाता। इसी वजह से लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। चैप्टर में एक सटल कंपैरिजन भी आता है। एम्प्लॉय जब सैलरी देखता है तो वो उसे इनकम समझता है। इन्वेस्टर जब बिजनेस देखता है तो वो उसका कैश फ्लो पोटेंशियल देखता है। सेल्फ एम्प्लॉयड जब काम देखता है तो वो अपनी मेहनत देखता है। बिजनेस ओनर जब सिस्टम देखता है तो वो स्केलेबिलिटी देखता है। यानी हर क्वाड्रेंट पैसा को अलग लेंस से देखता है। यू कैन नॉट सी मनी विद योर आइज का डीपर मतलब ये है कि पैसा एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। अगर आप सिर्फ अपनी करंट रियलिटी पर फोकस करते हो तो आप लिमिटेड रहोगे, लेकिन अगर आप नंबर्स के पीछे की कहानी समझ सकते हो तो आप अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये चैप्टर रीडर को एनकरेज करता है कि वो चीज़ों को सरफेस से नीचे तक समझे। नैरेटिव में ये भी बताया जाता है कि अक्सर लोग पैसा को देख नहीं पाते क्योंकि उनका फोकस फियर पर होता है। जब मार्केट गिरती है वो लॉस देखते हैं, जब बिजनेस स्ट्रगल करता है वो रिस्क देखते हैं, लेकिन ट्रेंड इन्वेस्टर वही सिचुएशन में वैल्यू देख सकता है। जब प्राइसेस गिरते हैं वो डिस्काउंट देख सकता है। ये डिफरेंस इमोशनल कंट्रोल और नॉलेज का होता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये भी एम्फसाइज करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक लैंग्वेज है। अगर आप इस लैंग्वेज को नहीं समझते तो आप अंधेरे में हो। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए नहीं होते, बल्कि हर उस इंसान के लिए होते हैं जो वेल्थ बिल्ड करना चाहता है। अगर आप नंबर्स को पढ़ सकते हो तो आप हिडन अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। चैप्टर का एक और इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि लोग अक्सर चीज़ों की प्राइस देखते हैं, वैल्यू नहीं। एक एक्सपेंसिव कार देखकर वो स्टेटस देखते हैं, एक एसेट देखकर वो रिस्क देखते हैं, लेकिन जो ट्रेंड इन्वेस्टर होता है वो पूछता है ये चीज़ कैश फ्लो जनरेट करेगी या नहीं। अगर नहीं तो ये लाइबिलिटी हो सकती है। ये माइंडसेट शिफ्ट सिंपल लगता है लेकिन पावरफुल होता है। नैरेटिव ग्रेजुअली ये मैसेज देता है कि पैसा एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग का रिजल्ट है। जितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो उतनी बड़ी फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिल सकती है, लेकिन प्रॉब्लम को देखना भी एक स्किल है। कई लोग कंप्लेन करते हैं लेकिन सल्यूशन नहीं देखते। इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। इस चैप्टर में इमेजिनेशन की पावर भी हाईलाइट होती है। ऑथर कहते हैं कि आप पहले अपने माइंड में पैसा देखते हो, फिर रियलिटी में। अगर आप खुद को सिर्फ एम्प्लॉय के रूप में देखते हो तो आप वही बनोगे। अगर आप खुद को इन्वेस्टर के रूप में ट्रेन करते हो तो धीरे धीरे आपका फोकस चेंज हो जाएगा। ये विजुअलाइजेशन सिर्फ मोटिवेशन बात नहीं, मेंटल कंडीशनिंग का हिस्सा है। ये भी समझाया जाता है कि पैसा को देखने के लिए आपको अपने बायसेस को तोड़ना पड़ेगा। अगर आपको बचपन से सिखाया गया है कि बिजनेस रिस्की होता है तो आप हर बिजनेस में डेंजर देखोगे। अगर आपको रियल एस्टेट सेफ लगता है तो आप सिर्फ उसमें कंफर्ट फील करोगे, लेकिन रियल इन्वेस्टर हर एसेट क्लास को न्यूट्रल नज़र से एनालाइज करता है। चैप्टर का इमोशनल कोर ये है कि पैसा ब्लाइंड नहीं करता, इग्नोरेंस करता है। अगर आप एजुकेट हो तो आप क्लैरिटी के साथ डिसीजंस ले सकते हो। अगर आप एजुकेट नहीं हो तो आप सिर्फ हेडलाइंस और र्यूमर्स पर रिएक्ट करोगे, और रिएक्शन से ज़्यादा वेल्थ कभी क्रिएट नहीं होती। नैरेटिव के एंड में एक रिफ्लेक्टिव टोन आता है। रीडर को एनकरेज किया जाता है कि वो अपनी आंखों से नहीं, अपने दिमाग से देखना शुरू करे। अपनी डेली लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नोटिस करे, एक सिंपल बिजनेस मॉडल को एनालाइज करे, एक प्रॉपर्टी को सिर्फ घर नहीं कैश फ्लो टूल के रूप में देखे, एक इन्वेस्टमेंट को सिर्फ प्राइस टैग नहीं रिटर्न पोटेंशियल के रूप में देखे। यू कैन नॉट सी मनी विद योर आइज असल में परसेप्शन का चैप्टर है। ये बताता है कि दुनिया में पैसा बहुत है लेकिन सबको नजर नहीं आता। जिसे नजर आता है वो ट्रेंड होता है, जिसे नजर नहीं आता वो सिर्फ हार्डवर्क करता रहता है और सोचता है पैसा कम है।
आखिर में मैसेज ये है कि पैसा देखना सीखना एक प्रोसेस है। पहले अवेयरनेस आती है, फिर एजुकेशन, फिर प्रैक्टिस, फिर एक्सपीरियंस। धीरे धीरे आपका दिमाग पैटर्न्स पिक करने लगता है और एक दिन आप रियलाइज करते हो कि जहां पहले सिर्फ प्रॉब्लम दिखती थी वहां अब पॉसिबिलिटी दिख रही है। ये चैप्टर सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं, थिंकिंग के बारे में है। अगर आप पैसा देखना सीख गए तो आप अपॉर्चुनिटीज देखना सीख गए, और जब अपॉर्चुनिटीज देखने लगते हो तब कैश फ्लो क्वाड्रेंट के राइट साइड की दुनिया धीरे धीरे क्लियर होने लगती है, क्योंकि असली पैसा आंखों से नहीं, ट्रेन्ड माइंड से दिखाई देता है। पार्ट 2, ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन यू, चैप्टर 7, बिकमिंग हु यू आर कहानी को एक नई डायरेक्शन देता है। यहाँ फोकस सिर्फ बिजनेस सिस्टम्स या इन्वेस्टिंग के लेवल्स पर नहीं रहता, बल्कि इंसान के अंदर चलने वाली जर्नी पर शिफ्ट हो जाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का सफ़र सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। आप क्या करते हो उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप कौन बन रहे हो। इस चैप्टर का नैरेटिव एक सटल रियलाइजेशन से शुरू होता है। ज़्यादातर लोग पैसा कमाने के तरीके ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो खुद को डेवलप करने पर उतना ध्यान नहीं देते। लोग पूछते हैं कौन सा बिजनेस करूं, कौन सी इन्वेस्टमेंट बेस्ट है, लेकिन कम लोग पूछते हैं क्या मैं इमोशनली और मेंटली रेडी हूं। ये चैप्टर इसी रेडीनेस की बात करता है। ऑथर ये बताते हैं कि क्वाड्रेंट चेंज करना सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन नहीं, आइडेंटिटी का डिसीजन है। अगर आप एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ बिजनेस ओनर बनना चाहते हो तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर आप फियर ड्रिवन सोच के साथ इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो हर मार्केट फ्लक्चुएशन आपको हिला देगा। इसलिए सबसे पहले इंसान को अपने अंदर के पैटर्न्स को समझना पड़ता है। बिकमिंग हु यू आर का मतलब है अपने असली पोटेंशियल को पहचानना। सोसाइटी हमें लेबल्स देती है, स्टूडेंट, एम्प्लॉई, मैनेजर, प्रोफेशनल। धीरे धीरे हम उन लेबल्स को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि इंसान की कैपेसिटी उन लेबल्स से कहीं ज़्यादा होती है। अगर आप अपने आप को सिर्फ जॉब टाइटल से डिफाइन करते हो तो आप अपने ग्रोथ को लिमिट कर देते हो। नैरेटिव ये हाईलाइट करता है कि हर क्वाड्रेंट एक अलग वर्जन डिमांड करता है। एम्प्लॉय को ओबीडियंट और रिलायबल होना पड़ता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को स्किल्ड और डिसिप्लिन होना पड़ता है, बिजनेस ओनर को लीडर और विजनरी बनना पड़ता है, इन्वेस्टर को काम और एनालिटिकल बनना पड़ता है। अगर आप राइट साइड पर शिफ्ट करना चाहते हो तो आपको अपने अंदर के नए क्वालिटीज़ डेवलप करने पड़ेंगे। इस चैप्टर में फियर का कॉन्सेप्ट फिर से आता है, लेकिन डीपर लेवल पर। फियर सिर्फ पैसा लूज करने का नहीं होता, फियर रिजेक्शन का होता है, फियर फेलियर का होता है, फियर लोग क्या कहेंगे का होता है। जब इंसान अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तो उसका पुराना आइडेंटिटी थ्रेटन होता है, और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना ह्यूमन नेचर का पार्ट है, इसलिए ग्रोथ अनकंफर्टेबल लगती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये एम्फसाइज करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप एक दिन में बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर नहीं बन जाते। पहले आपको अपने लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज करना पड़ता है, जैसे मैं बिजनेस के लिए नहीं बना, या इन्वेस्टमेंट रिस्की है, या मैं नंबर्स में वीक हूँ। ये बिलीव्स इनविजिबल बैरियर्स बन जाते हैं। जब तक आप उन्हें क्वेश्चन नहीं करते तब तक आप आगे नहीं बढ़ते। चैप्टर का इमोशनल टोन एम्पावरिंग है। ये कहता है कि हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन उसे जगाना पड़ता है। अगर आप सिर्फ सिक्योरिटी के लिए जी रहे हो तो शायद आप अपने अंदर के एडवेंचरस और क्रिएटिव पार्ट को इग्नोर कर रहे हो। अगर आप सिर्फ रिस्क ले रहे हो बिना डिसिप्लिन के तो शायद आप अपने अंदर के रिस्पॉन्सिबल पार्ट को इग्नोर कर रहे हो। बैलेंस तब आता है जब आप अपने डिफरेंट साइड्स को इंटीग्रेट करते हो। नैरेटिव में लर्निंग का इंपॉर्टेंस भी हाईलाइट करता है। ग्रोथ के लिए कंटिन्यूअस एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन ये सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन नहीं, प्रैक्टिकल और इमोशनल एजुकेशन भी है। फेलियर से सीखना, क्रिटिसिज्म हैंडल करना, पेशेंस डेवलप करना, ये सब पर्सनल एवोल्यूशन का पार्ट है। जब इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मिस्टेक्स प्रोसेस का पार्ट है, तब वो फियरलेस नहीं लेकिन करेजियस बन जाता है। इस चैप्टर में एक सटल स्पिरिचुअल अंडरटोन भी है। ऑथर इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि पैसा अल्टीमेट गोल नहीं है, पैसा एक बाय प्रोडक्ट है आपकी ग्रोथ का। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, अपनी स्किल्स और माइंडसेट डेवलप करते हो, तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स नेचुरली फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसा चेस करते हो बिना इंटरनल वर्क के, तो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है। बिकमिंग हु यू आर का एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि कंपैरिजन डेंजरस होता है। हर इंसान का जर्नी अलग होता है। कोई जल्दी ग्रो करता है, कोई धीरे, कोई नेचुरल लीडर होता है, कोई एनालिटिकल थिंकर। आपको किसी और की कॉपी नहीं बनना, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करते हो और उन्हें पॉलिश करते हो, तब आप नेचुरली अपने लिए राइट पाथ चूज करते हो। चैप्टर ये भी बताता है कि एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग होता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच हो जो हमेशा रिस्क्स को क्रिटिसाइज करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के बीच हो तो आप इंस्पायर्ड फील करोगे।
इसलिए सेल्फ डेवलपमेंट सिर्फ इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल एसोसिएशंस का भी पार्ट है। नैरेटिव का फ्लो रीडर को इंट्रोस्पेक्शन की तरफ ले जाता है। आप सोचने लगते हो, मैं कौन बन रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ कंफर्टेबल रहने के लिए जी रहा हूँ या मैं कॉन्शियसली ग्रो कर रहा हूँ? क्या मैं अपने फियर्स को फेस कर रहा हूँ या मैं उन्हें इग्नोर कर रहा हूँ? ऑथर ये सजेस्ट करते हैं कि स्मॉल स्टेप्स लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस ओनर बनना चाहते हो तो लीडरशिप स्किल्स डेवलप करो। अगर इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना शुरू करो। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड से सिस्टम बिल्डर बनना चाहते हो तो डेलीगेशन सीखो। हर एक्शन आपको नए वर्जन की तरफ ले जाता है। चैप्टर का कंक्लूजन होपफुल है। ये कहता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी एक्चुअली सेल्फ डिस्कवरी का जर्नी है। जब आप अपने अंदर के डाउट्स को ओवरकम करते हो, जब आप डिसिप्लिन बिल्ड करते हो, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हो, तब आप सिर्फ पैसा नहीं बना रहे होते, आप अपना कैरेक्टर बिल्ड कर रहे होते हो। आखिर में मैसेज सिंपल लेकिन पावरफुल है। आपका एक्सटर्नल सक्सेस आपके इंटरनल ग्रोथ का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप बदलोगे नहीं तो रिजल्ट भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली इवॉल्व करते हो तो क्वाड्रेंट शिफ्ट सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं, इनएविटेबिलिटी बन सकता है। बिकमिंग हु यू आर एक रिमाइंडर है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट कोई स्टॉक या प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि आप खुद हो। जब आप अपने अंदर के बेस्ट वर्जन को डेवलप करते हो तब आप किसी भी क्वाड्रेंट में कॉन्फिडेंट रह सकते हो, और जब कॉन्फिडेंस नॉलेज के साथ कंबाइन होता है तब फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ड्रीम नहीं, एक अचीवेबल रियलिटी बन सकती है। चैप्टर 6 यू कैन नॉट सी मनी विद योर आइज एक ऐसा चैप्टर है जो रीडर को बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया तक ले जाता है। यहाँ फोकस सिर्फ पैसा कमाने के तरीकों पर नहीं, बल्कि पैसा को समझने की कैपेसिटी पर है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये कहना चाहते हैं कि असली पैसा आंखों से नहीं, दिमाग से देखा जाता है। जो लोग सिर्फ फिजिकल चीज़ें देखते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। जो लोग पैटर्न्स, सिस्टम्स और पोटेंशियल देखते हैं वो वेल्थ क्रिएट करते हैं। चैप्टर का नैरेटिव एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। दो लोग एक ही चीज़ देखते हैं लेकिन उनका कंक्लूजन अलग होता है। एक इंसान एक पुरानी बिल्डिंग देखता है और कहता है ये बेकार जगह है। दूसरा इंसान वही बिल्डिंग देखता है और कहता है यहाँ पोटेंशियल है। डिफरेंस बिल्डिंग में नहीं होता, डिफरेंस नज़रिए में होता है। यही कॉन्सेप्ट पैसा के साथ भी अप्लाई होता है। ऑथर ये एक्सप्लेन करते हैं कि पैसा सिर्फ नोट्स और कॉइन्स नहीं है। पैसा एक आइडिया है, एक अग्रीमेंट है, एक सिस्टम का पार्ट है। अगर आप सिर्फ टैंजिबल चीज़ें देखते हो तो आप सिर्फ एक्सपेंसेस देखोगे, लेकिन अगर आप ट्रेंड हो सिस्टम समझने में तो आप कैश फ्लो देखोगे। ये चैप्टर रीडर को फिजिकल से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करता है। इस नैरेटिव में एक स्ट्रॉन्ग थीम है, फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर किसी को अकाउंटिंग, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैश फ्लो की बेसिक समझ नहीं है तो वो पैसा देख नहीं सकता। वो सिर्फ सैलरी देख सकता है, वो सिर्फ बिल देख सकता है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकता। ऑथर कहते हैं कि स्कूल सिस्टम हमें जॉब के लिए ट्रेन करता है, लेकिन पैसा को देखना नहीं सिखाता। इसी वजह से लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। चैप्टर में एक सटल कंपैरिजन भी आता है। एम्प्लॉय जब सैलरी देखता है तो वो उसे इनकम समझता है। इन्वेस्टर जब बिजनेस देखता है तो वो उसका कैश फ्लो पोटेंशियल देखता है। सेल्फ एम्प्लॉयड जब काम देखता है तो वो अपनी मेहनत देखता है। बिजनेस ओनर जब सिस्टम देखता है तो वो स्केलेबिलिटी देखता है। यानी हर क्वाड्रेंट पैसा को अलग लेंस से देखता है। यू कैन नॉट सी मनी विद योर आइज का डीपर मतलब ये है कि पैसा एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। अगर आप सिर्फ अपनी करंट रियलिटी पर फोकस करते हो तो आप लिमिटेड रहोगे, लेकिन अगर आप नंबर्स के पीछे की कहानी समझ सकते हो तो आप अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये चैप्टर रीडर को एनकरेज करता है कि वो चीज़ों को सरफेस से नीचे तक समझे। नैरेटिव में ये भी बताया जाता है कि अक्सर लोग पैसा को देख नहीं पाते क्योंकि उनका फोकस फियर पर होता है। जब मार्केट गिरती है वो लॉस देखते हैं, जब बिजनेस स्ट्रगल करता है वो रिस्क देखते हैं, लेकिन ट्रेंड इन्वेस्टर वही सिचुएशन में वैल्यू देख सकता है। जब प्राइसेस गिरते हैं वो डिस्काउंट देख सकता है। ये डिफरेंस इमोशनल कंट्रोल और नॉलेज का होता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये भी एम्फसाइज करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक लैंग्वेज है। अगर आप इस लैंग्वेज को नहीं समझते तो आप अंधेरे में हो। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए नहीं होते, बल्कि हर उस इंसान के लिए होते हैं जो वेल्थ बिल्ड करना चाहता है। अगर आप नंबर्स को पढ़ सकते हो तो आप हिडन अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। चैप्टर का एक और इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि लोग अक्सर चीज़ों की प्राइस देखते हैं, वैल्यू नहीं। एक एक्सपेंसिव कार देखकर वो स्टेटस देखते हैं, एक एसेट देखकर वो रिस्क देखते हैं, लेकिन जो ट्रेंड इन्वेस्टर होता है वो पूछता है ये चीज़ कैश फ्लो जनरेट करेगी या नहीं। अगर नहीं तो ये लाइबिलिटी हो सकती है। ये माइंडसेट शिफ्ट सिंपल लगता है लेकिन पावरफुल होता है।
नैरेटिव ग्रेजुअली ये मैसेज देता है कि पैसा एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग का रिजल्ट है। जितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो उतनी बड़ी फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम को देखना भी एक स्किल है। कई लोग कंप्लेन करते हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं देखते। इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। इस चैप्टर में इमेजिनेशन की पावर भी हाईलाइट होती है। ऑथर कहते हैं कि आप पहले अपने माइंड में पैसा देखते हो, फिर रियलिटी में। अगर आप खुद को सिर्फ एम्प्लॉय के रूप में देखते हो तो आप वही बनोगे। अगर आप खुद को इन्वेस्टर के रूप में ट्रेन करते हो तो धीरे धीरे आपका फोकस चेंज हो जाएगा। ये विजुअलाइजेशन सिर्फ मोटिवेशन बात नहीं, मेंटल कंडीशनिंग का हिस्सा है। ये भी समझाया जाता है कि पैसा को देखने के लिए आपको अपने बायसेस को तोड़ना पड़ेगा। अगर आपको बचपन से सिखाया गया है कि बिजनेस रिस्की होता है तो आप हर बिजनेस में डेंजर देखोगे। अगर आपको रियल एस्टेट सेफ लगता है तो आप सिर्फ उसमें कंफर्ट फील करोगे। लेकिन रियल इन्वेस्टर हर एसेट क्लास को न्यूट्रल नज़र से एनालाइज करता है। चैप्टर का इमोशनल कोर ये है कि पैसा ब्लाइंड नहीं करता, इग्नोरेंस करता है। अगर आप एजुकेट हो तो आप क्लैरिटी के साथ डिसीजंस ले सकते हो। अगर आप एजुकेट नहीं हो तो आप सिर्फ हेडलाइंस और र्यूमर्स पर रिएक्ट करोगे, और रिएक्शन से ज़्यादा वेल्थ कभी क्रिएट नहीं होती। नैरेटिव के एंड में एक रिफ्लेक्टिव टोन आता है। रीडर को एनकरेज किया जाता है कि वो अपनी आंखों से नहीं, अपने दिमाग से देखना शुरू करे। अपने डेली लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नोटिस करे। एक सिंपल बिजनेस मॉडल को एनालाइज करे। एक प्रॉपर्टी को सिर्फ घर नहीं, कैश फ्लो टूल के रूप में देखे। एक इन्वेस्टमेंट को सिर्फ प्राइस टैग नहीं, रिटर्न पोटेंशियल के रूप में देखे। यू कैन नॉट सी मनी विद योर आइज असल में परसेप्शन का चैप्टर है। ये बताता है कि दुनिया में पैसा बहुत है, लेकिन सबको नजर नहीं आता। जिसे नजर आता है वो ट्रेंड होता है, जिसे नजर नहीं आता वो सिर्फ हार्डवर्क करता रहता है और सोचता है पैसा कम है। आखिर में मैसेज ये है कि पैसा देखना सीखना एक प्रोसेस है। पहले अवेयरनेस आती है, फिर एजुकेशन, फिर प्रैक्टिस, फिर एक्सपीरियंस। धीरे धीरे आपका दिमाग पैटर्न्स पिक करने लगता है और एक दिन आप रियलाइज करते हो कि जहां पहले सिर्फ प्रॉब्लम दिखती थी वहां आप पॉसिबिलिटी दिख रही है। ये चैप्टर सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं, थिंकिंग के बारे में है। अगर आप पैसा देखना सीख गए तो आप अपॉर्चुनिटीज देखना सीख गए, और जब अपॉर्चुनिटीज देखने लगते हो तब कैश फ्लो क्वाड्रेंट के राइट साइड की दुनिया धीरे धीरे क्लियर होने लगती है, क्योंकि असली पैसा आंखों से नहीं, ट्रेन्ड माइंड से दिखाई देता है। पार्ट 2, ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन यू के चैप्टर 9, बी द बैंक नॉट द बैंकर, एक पावरफुल मेटाफर के थ्रू फाइनेंशियल वर्ल्ड को समझाने की कोशिश करता है। यहाँ फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि पैसा के फ्लो को कंट्रोल करने पर है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इस चैप्टर में ये आइडिया एक्सप्लोर करते हैं कि ज़्यादातर लोग सिस्टम के अंदर काम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सिस्टम को समझकर उसका फ़ायदा उठाते हैं। डिफरेंस यही है, बैंकर बनना या बैंक बनना। नैरेटिव शुरू होता है इस ऑब्जर्वेशन से कि ट्रेडिशनल सोच हमें ये सिखाती है कि अच्छी एजुकेशन लो, अच्छी जॉब पाओ, पैसा सेव करो और सेफ इन्वेस्टमेंट्स करो। इस अप्रोच में इंसान एक एम्प्लॉय माइंडसेट से ऑपरेट करता है। अगर वो बैंकिंग इंडस्ट्री में भी काम करे तब भी वो सिस्टम का हिस्सा ही होता है। लेकिन चैप्टर का सेंट्रल थॉट ये है कि असली वेल्थ तब क्रिएट होती है जब आप पैसा के फ्लो को डिज़ाइन करते हो, ना कि सिर्फ उस फ्लो में पार्टिसिपेट करते हो। बी द बैंक का मतलब लिटरल बैंक खोलना नहीं है। इसका मतलब है पैसा को लेवरेज करना और ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाना जहां आप लेंडर की पोजीशन में हो, सिर्फ बोरोवर या सैलरी अर्नर की नहीं। बैंक क्या करता है? बैंक दूसरों का पैसा यूज करता है और इंटरेस्ट अर्न करता है। बैंक रिस्क को कैलकुलेट करता है, डाइवर्सिफाई करता है और सिस्टम के रूल्स समझकर ऑपरेट करता है। जब आप ये समझ जाते हो तो आप रियलाइज करते हो कि पैसा का गेम सिर्फ हार्डवर्क का नहीं, स्मार्ट स्ट्रक्चर का है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये एम्फसाइज करते हैं कि ज़्यादातर लोग डेट से डरते हैं। उनके लिए लोन लेना एक बर्डन है, लेकिन जो फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं वो डेट को टूल के रूप में देखते हैं। यहाँ चैप्टर एक सटल डिफरेंस एक्सप्लेन करता है, बैड डेट और गुड डेट का। अगर आप लोन लेकर लायबिलिटी खरीदते हो जो पैसा ड्रेन करे तो वो बर्डन बन सकता है, लेकिन अगर आप लोन लेकर असेट क्रिएट करते हो जो कैश फ्लो जनरेट करे तो वो लेवरेज बन सकता है। नैरेटिव ये बताता है कि सिस्टम के अंदर हर ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई बैंक की तरह बिहेव कर रहा होता है। जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो कोई इंटरेस्ट कमा रहा होता है, जब आप ईएमआई पर चीज लेते हो कोई प्रॉफिट कमा रहा होता है। सवाल ये है आप कौन सी साइड पर हो? आप वो हो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है या वो जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है?
चैप्टर का इमोशनल कोर एम्पावरमेंट है। ऑथर रीडर को ये फील कराना चाहते हैं कि आप भी पैसा के रूल समझकर गेम चेंज कर सकते हो। ये रिजर्व्ड सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्ड करते हो, कॉन्ट्रैक्ट्स और अग्रीमेंट समझते हो, तो आप खुद को स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन में ला सकते हो। इस नैरेटिव में लेवरेज का कॉन्सेप्ट सेंट्रल है। लेवरेज सिर्फ पैसा का नहीं, नॉलेज और नेटवर्क का भी होता है। बैंक खुद अपना सारा पैसा यूज नहीं करता, वो डिपॉजिट्स यूज करता है। इसी तरह एक स्मार्ट इन्वेस्टर अपने पास जो लिमिटेड कैपिटल है उसे स्ट्रेटेजिकली मल्टीप्लाई करता है। वो पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स और फाइनेंसिंग ऑप्शंस को समझकर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। चैप्टर ये भी हाईलाइट करता है कि रिस्क को अवॉइड करना सल्यूशन नहीं है, रिस्क को समझना सल्यूशन है। अगर आप सिर्फ सेफ्टी के चक्कर में हर अपॉर्चुनिटी अवॉइड करते हो तो आप ग्रोथ मिस कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिना नॉलेज के ब्लाइंडली रिस्क लेते हो तो लॉस हो सकता है। इसीलिए एजुकेशन और अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और इंटरेस्टिंग आइडिया ये है कि टैक्स सिस्टम और लीगल स्ट्रक्चर्स भी फाइनेंशियल गेम का पार्ट है। बैंक और लार्ज इन्वेस्टर्स सिस्टम के रूल्स को डिटेल में समझते हैं। वो लीगल फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं अपनी लायबिलिटी कम करने और प्रॉफिट्स ऑप्टिमाइज करने के लिए। चैप्टर सजेस्ट करता है कि अगर आम इंसान भी ये रूल्स सीखे तो वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव कर सकता है। नैरेटिव धीरे धीरे रीडर को ये समझाता है कि बैंकर माइंडसेट और बैंक माइंडसेट में फर्क होता है। बैंकर सिस्टम के रूल्स फॉलो करता है, बैंक रूल्स को डिजाइन करता है या कम से कम उन्हें डीपली समझकर ऑपरेट करता है। जब आप बैंक माइंडसेट अडॉप्ट करते हो तो आप हर डील को नंबर्स और स्ट्रक्चर के लेंस से देखते हो। आप इमोशनल डिसीजन कम लेते हो और स्ट्रेटेजिक डिसीजन ज्यादा। चैप्टर का टोन थोड़ा प्रोवोकेटिव भी है। ये ट्रेडिशनल एडवाइस को चैलेंज करता है। सिर्फ सेव करना और रिटायरमेंट के लिए वेट करना लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए इनफ नहीं हो सकता। अगर आप पैसा को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आपको एक्टिव रोल लेना होगा। आपको सीखना होगा कैसे डील स्ट्रक्चर होती हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाते हैं, कैसे कैश फ्लो डिजाइन होता है। रिच डैड पुअर डैड में जो फाउंडेशन दिया गया था, असेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस, उस कॉन्सेप्ट को ये चैप्टर और एडवांस लेवल पर ले जाता है। यहाँ सिर्फ असेट खरीदने की बात नहीं, असेट फाइनेंस करने और दूसरों के पैसा से वैल्यू क्रिएट करने की बात होती है। नैरेटिव के एंड में एक रिफ्लेक्टिव शिफ्ट आता है। रीडर को एनकरेज किया जाता है कि वो अपनी करंट फाइनेंशियल लाइफ को देखे। क्या मैं सिर्फ सैलरी अर्नर हूं? क्या मैं ज्यादातर इंटरेस्ट पे करता हूं? क्या मैं कभी लेंडर की पोजीशन में आया हूं? ये क्वेश्चंस अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी के लिए जरूरी है। बी द बैंक नॉट द बैंकर असल में एक माइंडसेट रेवोल्यूशन का चैप्टर है। ये बताता है कि पैसा सिर्फ अर्न करने की चीज नहीं, डिजाइन करने की चीज है। जब आप पैसा के फ्लो को समझ जाते हो, जब आप लेवरेज को रिस्पॉन्सिबली यूज करते हो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स और सिस्टम्स को स्टडी करते हो, तब आप गेम के सिर्फ प्लेयर नहीं रहते, आप गेम के आर्किटेक्ट बन सकते हो। आखिर में मैसेज सिंपल लेकिन डीप है। फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आप पैसा के रूल्स को समझकर अपने फेवर में यूज करते हो। सिर्फ हार्डवर्क से आप सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन स्मार्ट स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से आप थ्राइव कर सकते हो। जब आप बैंक माइंडसेट अडॉप्ट करते हो तब आप ग्रेजुअली उस साइड पर शिफ्ट करते हो जहां पैसा आपके लिए काम करता है, ना कि आप सिर्फ पैसे के लिए। ये चैप्टर रीडर को इंस्पायर करता है कि वो अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए, क्योंकि जब आप बैंक की तरह सोचना शुरू कर देते हो तब आप सिर्फ ट्रांजैक्शंस नहीं देखते, आप सिस्टम्स देखते हो, और सिस्टम्स ही लॉन्ग टर्म वेल्थ का फाउंडेशन होते हैं। पार्ट 3 हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल B&I चैप्टर 10 टेक बेबी स्टेप्स एक बहुत प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड मैसेज देता है। यहाँ थ्योरी कम और रियल ट्रांजिशन पर फोकस ज़्यादा है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये एक्सेप्ट करते हैं कि बी बिजनेस ओनर और आई इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना एक्साइटिंग लगता है, लेकिन रियलिटी में ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। इस चैप्टर का एसेंस ये है कि बड़े सपने रखो, लेकिन शुरुआत छोटी और मैनेजेबल रखो। नैरेटिव इस बात से शुरू होता है कि कई लोग जब राइट साइड ऑफ क्वाड्रेंट की बात सुनते हैं तो उनके दिमाग में तुरंत बड़ा बिजनेस, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स और इंस्टेंट फ्रीडम की तस्वीर आती है। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं, लर्निंग, रिस्क लेना, टाइम देना, तो वो ओवरवेल्म हो जाते हैं। इसी ओवरवेल्म की वजह से लोग या तो शुरू ही नहीं करते या जल्दी गिव अप कर देते हैं। चैप्टर का सेंट्रल आइडिया ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से नहीं होती, वो छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से होती है। ऑथर ये समझाते हैं कि बेबी स्टेप्स का मतलब स्लो होना नहीं है, बल्कि स्टेबल होना है। अगर आप बिना प्रिपरेशन के अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट कर देते हो तो स्ट्रेस और प्रेशर आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन अगर आप साइड पर लर्निंग शुरू करते हो, स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना सीखते हो, तो आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो।
कॉन्फिडेंस बिना एक्सपीरियंस के नहीं आता और एक्सपीरियंस बिना स्मॉल एक्शंस के नहीं आता। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये एम्फसाइज करते हैं कि फियर नेचुरल है। जब आप नया स्टेप लेते हो तो अनसर्टेनिटी फील होती है, लेकिन बेबी स्टेप्स फियर को मैनेजेबल बनाते हैं। अगर आप एकदम से करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने की जगह छोटी अमाउंट से शुरू करते हो तो आप लर्निंग फेज में रहते हो बिना कैटास्ट्रॉफिक लॉस के रिस्क के। ये अप्रोच आपको सर्वाइव करने और ग्रो करने का चांस देता है। चैप्टर का टोन मोटिवेशनल होने के साथ रियलिस्टिक भी है। ये एक्सेप्ट करता है कि हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है। किसी के पास ज़्यादा सेविंग्स होती हैं, किसी के पास कम, किसी के पास सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है, किसी के पास नहीं। इसलिए कंपैरिजन बेकार है। जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपने करंट लेवल से एक स्टेप आगे बढ़ो। अगर आप एम्प्लॉय हो तो फाइनेंशियल एजुकेशन लो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सिस्टम बिल्ड करना सीखो। हर स्टेज पर एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप होता है। नैरेटिव में डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग है। बेबी स्टेप्स तब काम करते हैं जब वो कंसिस्टेंट हो। अगर आप एक महीने लर्निंग करो और फिर छोड़ दो तो प्रोग्रेस रुक जाती है, लेकिन अगर आप हर हफ्ते थोड़ा टाइम फाइनेंशियल नॉलेज को डेडिकेट करो, हर महीने एक छोटा इन्वेस्टमेंट एनालाइज करो, तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट पावरफुल हो जाता है। ये कंपाउंड ग्रोथ सिर्फ पैसा पर नहीं, स्किल और कॉन्फिडेंस पर भी अप्लाई होती है। चैप्टर ये भी बताता है कि मिस्टेक स्मॉल स्केल पर करना बेटर है। जब स्टेक्स कम होते हैं तब लेसन वैल्यूएबल होता है, लेकिन डैमेज लिमिटेड होता है। अगर आप छोटे बिजनेस एक्सपेरिमेंट में फेल होते हो तो आपको रियल वर्ल्ड इंसाइट मिलती है। ये इंसाइट फ्यूचर के बड़े डिसीजंस को स्ट्रांग बनाती है। इस तरह बेबी स्टेप्स एक ट्रेनिंग ग्राउंड का काम करते हैं। एक और सटल लेसन ये है कि पेशेंस ज़रूरी है। बी और आई क्वाड्रेंट का जर्नी मैराथन जैसा है, स्प्रिंट जैसा नहीं। अगर आप सिर्फ क्विक रिजल्ट्स देखना चाहते हो तो फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, लेकिन अगर आप प्रोसेस एंजॉय करते हो, लर्निंग, एक्सपेरिमेंटिंग, इम्प्रूविंग, तो आप स्टेडी प्रोग्रेस फील करते हो। ये स्टेडी प्रोग्रेस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस होता है। रिच डैड पुअर डैड में जो फाउंडेशनल आइडियाज़ दिए गए थे, एसेट्स बिल्ड करना और फाइनेंशियल एजुकेशन लेना, उन्हें ये चैप्टर प्रैक्टिकल रोड मैप में कन्वर्ट करता है। यहाँ फोकस है एग्जीक्यूशन पर। नॉलेज बिना एक्शन के इनकम्प्लीट है और एक्शन बिना नॉलेज के रिस्की है। बेबी स्टेप्स इन दोनों को बैलेंस करते हैं। नैरेटिव का एक इमोशनल एंगल भी है। जब आप छोटे विन्स अचीव करते हो तो आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ता है। पहला प्रॉफिटेबल डील, पहला पैसिव इनकम का सोर्स, पहला सक्सेसफुल नेगोशिएशन, ये सब माइलस्टोन्स होते हैं। ये माइलस्टोन्स आपको मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। ग्रेजुअली आप रियलाइज़ करते हो कि जो पहले इम्पॉसिबल लगता था वो अब अचीवेबल लग रहा है। चैप्टर ये भी सजेस्ट करता है कि सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। मेंटर्स, बुक्स, वर्कशॉप्स और लाइक माइंडेड लोग आपके बेबी स्टेप्स को डायरेक्शन देते हैं। अगर आप अकेला फील करते हो तो जर्नी टफ लग सकती है, लेकिन जब आप देखते हो कि दूसरे लोग भी सेम पाथ पर स्ट्रगल और ग्रो कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस मिलता है। नैरेटिव के एंड तक मैसेज क्लियर हो जाता है कि सक्सेसफुल बी और आई बनने के लिए ड्रामेटिक लीप की ज़रूरत नहीं, डिसिप्लिन्ड प्रोग्रेशन की ज़रूरत है। हर दिन एक छोटा एक्शन, हर महीने एक नया लेसन, हर साल एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ। ये इंक्रीमेंटल अप्रोच ही सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। आखिर में चैप्टर रीडर को एक काम अश्योरेंस देता है। अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप सीखने के लिए ओपन हो, अगर आप स्मॉल स्टेप्स लेने से नहीं डरते, तो आप ग्रेजुअली अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी चेंज कर सकते हो। बेबी स्टेप्स इनसिग्निफिकेंट नहीं होते, वो फाउंडेशन होते हैं। जैसे बिल्डिंग एक एक ब्रिक से बनती है, वैसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम एक एक डिसिप्लिन्ड एक्शन से बनती है। टेक बेबी स्टेप्स एक रिमाइंडर है कि बड़े गोल्स को देखकर फ्रीज मत हो। बस आज का एक छोटा स्टेप लो, कल फिर एक और। धीरे धीरे आप पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज करोगे कि छोटे स्टेप्स ने आपको कितनी दूर तक पहुंचा दिया। और तब बी और आई क्वाड्रेंट सिर्फ थ्योरी नहीं, आपकी रियलिटी बन सकती है। पार्ट 3, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल BNI, चैप्टर 11। स्टेप 1, इट्स टाइम टू माइंड योर ओन बिजनेस, एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा मैसेज देता है। पहली नज़र में लगता है जैसे ये सिर्फ एक सिंपल एडवाइस हो, अपना काम देखो, लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी इस सेंटेंस को एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन की तरह प्रेजेंट करते हैं। यहाँ माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब गॉसिप या दूसरों के मामले से दूर रहना नहीं है, बल्कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की जिम्मेदारी लेना है। नैरेटिव ये समझाने से शुरू होता है कि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ किसी और के बिजनेस को स्ट्रांग बनाने में लगा देते हैं। एम्प्लॉय अपनी जॉब में हार्डवर्क करता है, प्रमोशंस चेस करता है, ओवर टाइम करता है, लेकिन वो जिस बिजनेस को ग्रो कर रहा होता है वो उसका खुद का नहीं होता। उसकी एनर्जी और टाइम किसी और के एसेट को पावरफुल बना रहे होते हैं। ये रियलाइजेशन अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन चैप्टर इसी अनकंफर्टेबल ट्रूथ को सामने लाता है। ऑथर का कहना है कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आपको अपना बिजनेस बनाना होगा।
इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत जॉब छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि जॉब के साथ साथ अपना एसेट कॉलम बिल्ड करो। आप सैलरी अर्न करो, लेकिन उस सैलरी का कुछ हिस्सा ऐसे एसेट्स में लगाओ जो फ्यूचर में आपके लिए इनकम जनरेट करें। ये माइंडसेट शिफ्ट ही पहला स्टेप है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये एम्फसाइज करते हैं कि रियल बिजनेस वो होता है जो आपकी एब्सेंस में भी चल सके। अगर आप हर दिन पर्सनली प्रेजेंट ना हो तो भी इनकम आए, तब आपका बिजनेस स्ट्रांग है। अगर इनकम सिर्फ तब आए जब आप एक्टिवली काम कर रहे हो तो वो जॉब जैसा ही है, चाहे आप खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों ना कहें। नैरेटिव धीरे धीरे रीडर को ये समझाता है कि एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस समझना जरूरी है। लोग अक्सर एक्सपेंसिव चीज़ों को सक्सेस का सिंबल समझ लेते हैं, बड़ा घर, लग्जरी कार, ब्रांडेड लाइफस्टाइल, लेकिन अगर ये सब आपके पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं तो ये एसेट्स नहीं, लायबिलिटीज हो सकते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है कि आप अपनी एनर्जी और पैसा उन चीज़ों में लगाओ जो आपके लिए काम करें, ना कि सिर्फ आप उनके लिए काम करते रहो। चैप्टर का टोन इंट्रोस्पेक्टिव है। ये रीडर से सवाल करता है कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल ले रहे हो या आप सिर्फ मंथली सैलरी पर डिपेंडेंट हो। क्या आपने कभी कॉन्शियसली एसेट बिल्ड करने का प्लान बनाया है या आप सिर्फ एक्सपेंसेस मैनेज करने में बिजी हो। ये चैप्टर एक और पावरफुल आइडिया इंट्रोड्यूस करता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक डिसीजन से शुरू होती है। जब आप डिसाइड करते हो कि मैं अपना बिजनेस बिल्ड करूंगा, तब आपका फोकस चेंज हो जाता है। आप हर अपॉर्चुनिटी को अलग नज़र से देखने लगते हो। आप पूछते हो, क्या ये मेरे एसेट कॉलम को स्ट्रॉन्ग करेगा? अगर जवाब हाँ है तो आप इंटरेस्ट लेते हो, अगर नहीं तो आप कॉशियस हो जाते हो। नैरेटिव में ये भी क्लियर होता है कि अपना बिजनेस बनाना सिर्फ पैसा का गेम नहीं, डिसिप्लिन का गेम है। टेम्पटेशन होता है एक्स्ट्रा इनकम को स्पेंड करने का, लाइफस्टाइल अपग्रेड करने का, लेकिन अगर आप हर एक्स्ट्रा पैसा को कंजम्पशन में डाल दोगे तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी। अगर आप उसे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हो तो वो आपका साइलेंट एम्प्लॉय बन सकता है जो फ्यूचर में आपके लिए काम करेगा। रिच डैड पुअर डैड में जो एसेट बिल्डिंग का फाउंडेशन दिया गया था, ये चैप्टर उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल एक्शन में बदलता है। यहाँ थ्योरी नहीं, इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस है। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है कि हर महीने, हर साल कॉन्शियसली अपने एसेट्स बढ़ाओ, चाहे वो रियल एस्टेट हो, स्टॉक्स हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो या कोई स्केलेबल सिस्टम हो। चैप्टर ये भी बताता है कि पेशेंस जरूरी है। अपना बिजनेस बिल्ड करना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। पहले साल शायद इनकम कम हो, दूसरे साल थोड़ी ग्रोथ हो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो तो कंपाउंड इफेक्ट पावरफुल होता है। धीरे धीरे आप रियलाइज करते हो कि आपकी डिपेंडेंसी सैलरी पर कम हो रही है और पैसिव इनकम बढ़ रही है। चैप्टर का एक इमोशनल डिमेंशन भी है। जब आप अपना बिजनेस बिल्ड करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। आपको लगता है कि आप अपने फ्यूचर के क्रिएटर हो। ये फीलिंग एम्पावरिंग होती है। आप जॉब लॉस या इकोनॉमिक स्लोडाउन से इतना डरते नहीं, क्योंकि आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होती हैं। चैप्टर का सेंट्रल मैसेज सिंपल है लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव। अगर आप पूरी लाइफ दूसरों के बिजनेस को ग्रो करते रहोगे तो आप लिमिटेड रहोगे। अगर आप कॉन्शियसली अपना एसेट बेस बिल्ड करते हो तो आप ग्रेजुअली फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ोगे। ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये डिसिप्लिन डिसीजन का रिजल्ट है। आखिर में नैरेटिव रीडर को एनकरेज करता है कि आज से ही शुरू करो, चाहे छोटा ही सही। एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करो, एक साइड वेंचर एक्सप्लोर करो, एक फाइनेंशियल बुक पढ़ो, एक मेंटर ढूंढो। हर एक्शन आपको थोड़ा और इंडिपेंडेंट बनाता है। स्टेप 1, इट्स टाइम टू माइंड योर ओन बिजनेस, असल में एक वेकअप कॉल है। ये कहता है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस आप खुद हो। अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सीरियस नहीं लोगे तो कोई और भी नहीं लेगा। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हो कि मैं अपना एसेट कॉलम स्ट्रॉन्ग करूंगा, तो धीरे धीरे आप अपनी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। इस चैप्टर का एसेंस ये है कि फ्रीडम रैंडम नहीं होती, फ्रीडम डिज़ाइन की जाती है। और डिज़ाइन तब स्टार्ट होता है जब आप अपना बिजनेस माइंड करना शुरू करते हो, कॉन्शियसली, कंसिस्टेंटली और करेज के साथ। चैप्टर 12 स्टेप 2 टेक कंट्रोल ऑफ योर कैश फ्लो एक ऐसा चैप्टर है जो फाइनेंशियल फ्रीडम के सफ़र को और प्रैक्टिकल बना देता है। अगर पहले स्टेप में मैसेज था कि अपना बिजनेस माइंड करो, तो यहाँ फोकस है उस बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर, कैश फ्लो। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये क्लियर करते हैं कि वेल्थ का असली सीक्रेट इनकम की अमाउंट में नहीं, बल्कि कैश के डायरेक्शन में छुपा होता है। नैरेटिव शुरू होता है एक सिंपल लेकिन पावरफुल ऑब्जर्वेशन से। बहुत लोग अच्छा पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कैश फ्लो उनके कंट्रोल में नहीं होता। सैलरी आती है, फिर बिल्स, ईएमआईज, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस और मंथ के एंड तक पैसा खत्म। प्रॉब्लम अर्निंग की नहीं, मैनेजमेंट की होती है। ऑथर ये एम्फसाइज करते हैं कि कैश फ्लो एक पैटर्न है। ये देखना ज़रूरी है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। अगर पैसा सिर्फ इनकम से एक्सपेंसेस की तरफ जा रहा है तो आप एक लूप में फंसे हुए हो।
लेकिन अगर पैसा इनकम से एसेट्स की तरफ जा रहा है और एसेट्स से फिर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रही है, तो आप ग्रोथ लूप में हो। रॉबर्ट टी कियोसाकी इस चैप्टर में एक मेंटल शिफ्ट की बात करते हैं। ज़्यादातर लोग पहले एक्सपेंसेस पे करते हैं और जो बचता है उससे इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, लेकिन रेयरली कुछ बचता है। यहाँ सजेशन ये है कि पहले अपने आप को पे करो, यानी पहले एसेट कॉलम को प्रायोरिटी दो। जब आप कॉन्शियसली पैसा एलोकेट करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तब आप डिसिप्लिन डेवलप करते हो। नैरेटिव ये भी बताता है कि कंट्रोल का मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कंट्रोल का मतलब अवेयरनेस होता है। अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि हर महीने कितना पैसा कहाँ जा रहा है, तो आप इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हो। लेकिन अगर आप ब्लाइंडली स्पेंड करते हो, तो आप रिएक्टिव मोड में रहते हो। कैश फ्लो को ट्रैक करना बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही फाइनेंशियल क्लैरिटी का फाउंडेशन है। चैप्टर में एक और सटल इंसाइट है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का ट्रैप। जब इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। बिगर हाउस, बेटर कार, एक्सपेंसिव वेकेशंस। अगर इनकम बढ़ने के साथ साथ लाइबिलिटीज भी बढ़ रही हैं, तो आप एक्चुअल प्रोग्रेस नहीं कर रहे, सिर्फ स्केल चेंज हो रहा है, पैटर्न नहीं। रियल ग्रोथ तब होती है जब इनकम बढ़ने पर एसेट्स प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बढ़ें। नैरेटिव धीरे धीरे रीडर को ये समझाता है कि बी और आई क्वाड्रेंट में शिफ्ट करने के लिए कैश फ्लो मास्टरी जरूरी है। बिजनेस ओनर को समझना पड़ता है कि कंपनी के अंदर पैसा कैसे सर्कुलेट होता है। इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि कौन सा एसेट पॉजिटिव कैश फ्लो दे रहा है और कौन सा नेगेटिव। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैश फ्लो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो लार्ज स्केल पर मैनेज करना और भी मुश्किल हो सकता है। रिच डैड पुअर डैड में जो एसेट लाइबिलिटी फ्रेमवर्क दिया गया था, उसी कॉन्सेप्ट को ये चैप्टर और प्रैक्टिकल बनाता है। यहाँ एम्फसिस है कि हर फाइनेंशियल डिसीजन को कैश फ्लो के लेंस से देखो। क्या ये डिसीजन मेरे पॉकेट में पैसा डालेगा या निकालेगा? अगर निकालेगा तो क्या उसका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है? अगर डालेगा तो कितनी कंसिस्टेंसी से? चैप्टर का इमोशनल एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। पैसा इमोशनल सब्जेक्ट होता है। लोग गिल्ट, फियर, प्राइड या एक्साइटमेंट के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं, लेकिन कैश फ्लो कंट्रोल लॉजिकल अप्रोच मांगता है। जब आप नंबर्स को कामली देखते हो तो इमोशंस का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। ये मैच्योरिटी का साइन है। नैरेटिव में डिसिप्लिन को मसल के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। पहले ट्रैकिंग डिफिकल्ट लगती है, बजट फॉलो करना अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है, और जब हैबिट बन जाती है तो आप ऑटोमेटिकली स्मार्ट डिसीजंस लेने लगते हो। एक और इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि स्मॉल लीक्स को इग्नोर मत करो। छोटे रेकरिंग एक्सपेंसेस मिलकर बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इन्हें कॉन्शियसली मैनेज करते हो तो आप एक्स्ट्रा कैपिटल फ्री कर सकते हो, जो एसेट्स बिल्ड करने में यूज हो सकता है। ये स्मॉल एडजस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म में पावरफुल रिजल्ट्स ला सकते हैं। चैप्टर ये भी क्लियर करता है कि कैश फ्लो कंट्रोल सिर्फ कटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, ये इनकम एक्सपैंड करने का भी प्रोसेस है। आप साइड इनकम एक्सप्लोर कर सकते हो, स्किल्स अपग्रेड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जब आप एक्टिवली कैश फ्लो इंप्रूव करने के वेज ढूंढते हो तो आप रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बन जाते हो। नैरेटिव के एंड में एक एम्पावरिंग मैसेज आता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस का मेन रीजन अनसर्टेनिटी होता है। जब आपको पता नहीं होता पैसा कहाँ जा रहा है, तब एंग्जाइटी बढ़ती है, लेकिन जब आप क्लियर हो जाते हो अपने नंबर्स के साथ, तो कंट्रोल फील होता है, और कंट्रोल से कॉन्फिडेंस आता है। टेक कंट्रोल ऑफ योर कैश फ्लो असल में फाइनेंशियल अडल्टहुड का स्टेप है। ये कहता है कि अगर आप फ्रीडम चाहते हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। पैसे को ब्लेम करना, इकोनॉमी को ब्लेम करना या बॉस को ब्लेम करना ईजी है, लेकिन जब आप अपने कैश फ्लो का डिटेल्ड रिव्यू करते हो और कॉन्शियसली डायरेक्शन चेंज करते हो, तब आप रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हो। आखिर में चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि पैसे की क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका मूवमेंट। अगर मूवमेंट स्मार्ट है तो छोटी इनकम भी ग्रेजुअली वेल्थ क्रिएट कर सकती है। अगर मूवमेंट केयरलेस है तो बड़ी इनकम भी स्ट्रगल ला सकती है। कंट्रोल ही की है। इस नैरेटिव का कंक्लूजन होपफुल है। अगर आप आज से अपने कैश फ्लो को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, अगर आप डिसिप्लिन डेवलप करो और एसेट्स को प्रायोरिटी दो, तो धीरे धीरे आप एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस बिल्ड कर सकते हो। और जब बेस स्ट्रॉन्ग होता है, तब बी और आई क्वाड्रेंट सिर्फ ड्रीम नहीं रहता, वो अचीवेबल डेस्टिनेशन बन जाता है। चैप्टर 13 स्टेप 3 नो द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड रिस्की एक बहुत ही क्रूशल मेंटल शिफ्ट पर फोकस करता है। ज्यादातर लोग जब इन्वेस्टमेंट, बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप का नाम सुनते हैं तो तुरंत एक शब्द उनके दिमाग में आता है, रिस्क। और रिस्क का मतलब होता है डेंजर, लॉस, अनसर्टेनिटी। लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी इस चैप्टर में ये क्लैरिफाई करते हैं कि रिस्क और रिस्की एक ही चीज नहीं होते, दोनों में सटल लेकिन पावरफुल डिफरेंस है। नैरेटिव शुरू होता है एक कॉमन बिलीफ से, सेफ जॉब सिक्योर है, बिजनेस रिस्की है। लोग सोचते हैं कि सैलरी स्टेबल है और मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है,
लेकिन ऑथर ये क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या सच में ये इतना सिंपल है? अगर कोई अपनी जॉब पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है और स्किल अपडेट नहीं करता, तो क्या वो लॉन्ग टर्म में सेफ है? और अगर कोई इंसान एजुकेटेड और प्रिपेयर्ड होकर कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट करता है, तो क्या वो ट्रूली रिस्की है? चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि रिस्क एक नेचुरल एलिमेंट है हर फाइनेंशियल डिसीजन में, लेकिन रिस्की बिहेवियर इग्नोरेंस और इमोशनल इम्पल्सिवनेस से आता है। अगर आप बिना नॉलेज के, बिना एनालिसिस के, सिर्फ ग्रीड या फियर के बेसिस पर डिसीजन लेते हो, तो वो रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर आप इन्फॉर्म्ड हो, नंबर्स समझते हो, डाउनसाइड इवैल्यूएट करते हो और कंटिंजेंसी प्लान रखते हो, तो वो रिस्क मैनेजेबल हो जाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी एम्फसाइज करते हैं कि एजुकेशन रिस्क को कम करता है। फाइनेंशियल लिटरेसी एक शील्ड की तरह काम करती है। अगर आपको पता है कि कैश फ्लो कैसे एनालाइज करते हैं, डेट को कैसे लेवरेज करते हैं और मार्केट ट्रेंड्स को कैसे स्टडी करते हैं, तो आप ब्लाइंड गैम्बल नहीं कर रहे होते, आप कैलकुलेटेड स्टेप ले रहे होते हो। नैरेटिव में एक इमोशनल लेयर भी है। फियर इंसान को फ्रीज कर देता है। कई लोग सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं किसी का लॉस सुना होता है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि लॉस का रीजन क्या था, लैक ऑफ रिसर्च, ओवर कॉन्फिडेंस या हर्ड मेंटालिटी। चैप्टर ये सजेस्ट करता है कि आपको सिचुएशन को लेबल करने से पहले एनालाइज करना चाहिए। हर अपॉर्चुनिटी रिस्की नहीं होती, कभी कभी आपका प्रिपरेशन लेवल लो होता है। इस चैप्टर का एक स्ट्रॉन्ग थीम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई इंसान लॉस करता है तो वो मार्केट या सिस्टम को ब्लेम करता है, लेकिन ऑथर ये पुश करते हैं कि मैच्योर इन्वेस्टर अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर आपने रिसर्च नहीं की, अगर आपने इमोशनल डिसीजन लिया, तो वो रिस्की बिहेवियर था। लेकिन अगर आपने केयरफुली प्लान किया और फिर भी अनएक्सपेक्टेड आउटकम आया, तो वो नॉर्मल रिस्क का पार्ट है। रॉबर्ट टी कियोसाकी एम्फसाइज करते हैं कि एजुकेशन रिस्क को कम करता है। फाइनेंशियल लिटरेसी एक शील्ड की तरह काम करती है। अगर आपको पता है कि कैश फ्लो कैसे एनालाइज करते हैं, डेट को कैसे लेवरेज करते हैं और मार्केट ट्रेंड्स को कैसे स्टडी करते हैं, तो आप ब्लाइंड गैम्बल नहीं कर रहे होते, आप कैलकुलेटेड स्टेप ले रहे होते हो। नैरेटिव में एक इमोशनल लेयर भी है। फियर इंसान को फ्रीज कर देता है। कई लोग सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं किसी का लॉस सुना होता है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि लॉस का रीजन क्या था, लैक ऑफ रिसर्च, ओवर कॉन्फिडेंस या हर्ड मेंटालिटी। चैप्टर ये सजेस्ट करता है कि आपको सिचुएशन को लेबल करने से पहले एनालाइज करना चाहिए। हर अपॉर्चुनिटी रिस्की नहीं होती, कभी कभी आपका प्रेपरेशन लेवल लो होता है। इस चैप्टर का एक स्ट्रॉन्ग थीम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई इंसान लॉस करता है तो वो मार्केट या सिस्टम को ब्लेम करता है, लेकिन ऑथर ये पुश करते हैं कि मैच्योर इन्वेस्टर अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर आपने रिसर्च नहीं की, अगर आपने इमोशनल डिसीजन लिया, तो वो रिस्की बिहेवियर था, लेकिन अगर आपने केयरफुली प्लान किया और फिर भी अनएक्सपेक्टेड आउटकम आया, तो वो नॉर्मल रिस्क का पार्ट है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये भी हाईलाइट करते हैं कि हाई रिटर्न और हाई रिस्क का रिलेशन समझना जरूरी है, लेकिन ब्लाइंडली चेस करना गलत है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी रिच बनना होता है। ये इम्पेशेंस रिस्की बन जाता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड और लॉन्ग टर्म माइंडसेट रिस्क को कंट्रोल्ड बना देता है। रिच डैड पुअर डैड में जो फाइनेंशियल एजुकेशन का बेस दिया गया था, ये चैप्टर उसको प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग से कनेक्ट करता है। यहाँ सिर्फ एसेट्स खरीदने की बात नहीं, उन्हें इवैल्यूएट करने की बात है। क्या आप नंबर्स देखकर डिसीजन ले रहे हो या सिर्फ एक्साइटमेंट में? चैप्टर का नैरेटिव रीडर को इंट्रोस्पेक्शन की तरफ ले जाता है। आप अपने आप से पूछते हो, क्या मैं रिस्क से डर रहा हूँ या मैं एक्चुअली अनप्रिपेयर्ड हूँ? क्या मैं किसी चीज़ को रिस्की बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है? अगर हाँ, तो सोल्यूशन फियर अवॉइड करना नहीं, नॉलेज गेन करना है। एक और सटल पॉइंट ये है कि सेफ दिखने वाली चीज़ भी रिस्की हो सकती है अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। अगर आप सोचते हो कि एक ही इनकम सोर्स इनफ है और आप डाइवर्सिफाई नहीं करते, तो आप हिडन रिस्क ले रहे हो। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाई करते हो, इमरजेंसी फंड रखते हो और मार्केट को स्टडी करते हो, तो आप अपने आप को स्टेबल बना रहे हो। नैरेटिव के एंड तक एक क्लियर पिक्चर बन जाती है। सक्सेसफुल बी और आई बनने के लिए आपको रिस्क को दुश्मन नहीं, टीचर के रूप में देखना होगा। रिस्क आपको अलर्ट रखता है, रिस्क आपको रिसर्च करने पर मजबूर करता है, लेकिन रिस्की बिहेवियर आपको केयरलेस बना देता है। ऑथर का फाइनल मैसेज एम्पावरिंग है। अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो तो रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन आप रिस्की होना एलिमिनेट कर सकते हो। आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो, आप मेंटोर्स से सीख सकते हो, आप स्मॉल स्केल पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये सब आपको प्रिपेयर्ड बनाता है। नो द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड रिस्की असल में मैच्योरिटी का लेसन है। जब आप ये डिफरेंस समझ जाते हो तो आपका फियर कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप हर अपॉर्चुनिटी को कामली इवैल्यूएट करते हो। आप ब्लाइंडली जंप नहीं करते, लेकिन अननेसेसरीली रिट्रीट भी नहीं करते।
आखिर में चैप्टर का एसेंस ये है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, लेकिन अनसर्टेनिटी का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं होता। अगर आप प्रिपेयर्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो और कंटिन्यूसली सीख रहे हो तो आप रिस्क को अपने फेवर में यूज कर सकते हो, और जब आप रिस्क को समझ जाते हो तब आप बी और आई क्वाड्रेंट की जर्नी में नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हो, जहां फियर की जगह क्लैरिटी और स्ट्रैटेजी काम करती है। चैप्टर 14 स्टेप 4 डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू वांट टू बी एक टर्निंग पॉइंट जैसा चैप्टर है। यहाँ तक जर्नी आपको माइंडसेट, कैश फ्लो कंट्रोल और रिस्क समझने तक ले आई थी। अब सवाल ये है, आप कौन बनोगे? सिर्फ इन्वेस्ट करने वाले या कॉन्शियसली अपनी इन्वेस्टर आइडेंटिटी डिजाइन करने वाले? रॉबर्ट टी कियोसाकी ये क्लियर करते हैं कि हर इन्वेस्टर सेम नहीं होता और सबके गोल्स, स्किल्स और कमिटमेंट लेवल अलग होते हैं। नैरेटिव शुरू होता है एक सिंपल लेकिन डीप ऑब्जर्वेशन से। बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग डिसाइड करते हैं कि वो किस कैटेगरी के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट प्लान या म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं और सोचते हैं बस यही इन्वेस्टिंग है। लेकिन चैप्टर ये बताता है कि इन्वेस्टिंग एक वाइड स्पेक्ट्रम है, पैसिव से एक्टिव तक, स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल तक, डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट तक। ऑथर ये सजेस्ट करते हैं कि पहले अपने आप से ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करो। क्या आप सिर्फ सेफ रिटर्न्स चाहते हो? क्या आप टाइम नहीं देना चाहते और प्रोफेशनल्स पर डिपेंड रहना कंफर्टेबल लगता है? या आप एक्टिवली डील्स एनालाइज करना, बिजनेस इवैल्यूएट करना और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हो? हर चॉइस का रिजल्ट अलग होता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इस चैप्टर में इन्वेस्टर टाइप्स को माइंडसेट के बेस पर एक्सप्लेन करते हैं। कुछ लोग आउटसाइड इन्वेस्टर्स होते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं एडवाइस के लिए। वो मार्केट के अप्स एंड डाउन से ईजिली अफेक्ट होते हैं। अगर न्यूज़ नेगेटिव हो तो वो पैनिक करते हैं, अगर मार्केट ऊपर जाए तो एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। उनका कंट्रोल लिमिटेड होता है। फिर वो लोग होते हैं जो इनसाइड इन्वेस्टर बनने की कोशिश करते हैं। ये लोग सिर्फ पैसा नहीं लगाते, बल्कि प्रोसेस समझते हैं। वो बिजनेस के नंबर्स देखते हैं, मैनेजमेंट इवैल्यूएट करते हैं और लॉन्ग टर्म विजन को स्टडी करते हैं। उनका अप्रोच एक्टिव और स्ट्रेटेजिक होता है। वो ब्लाइंडली ट्रेंड फॉलो नहीं करते, बल्कि अपना एनालिसिस करते हैं। नैरेटिव का इमोशनल एंगल ये है कि हर इंसान के पास चॉइस होती है। आप कंफर्टेबल रह सकते हो और लिमिटेड कंट्रोल एक्सेप्ट कर सकते हो, या आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर डीपर नॉलेज गेन कर सकते हो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस ले सकते हो अपने फाइनेंशियल आउटकम्स पर। दोनों में से कोई भी इनहेरेंटली गलत नहीं, लेकिन क्लैरिटी ज़रूरी है। अगर आप हाई रिटर्न्स चाहते हो लेकिन लो इन्वॉल्वमेंट, तो मिसमैच हो सकता है। चैप्टर ये भी बताता है कि इन्वेस्टर बनना सिर्फ पैसा का डिसीजन नहीं, पर्सनैलिटी का डिसीजन है। अगर आप एनालिटिकल हो और नंबर्स पसंद करते हो तो एक्टिव इन्वेस्टिंग सूट कर सकता है। अगर आप बिजी हो और सिंप्लिसिटी चाहते हो तो स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट्स बेटर हो सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी चॉइस कॉन्शियसली करो, डिफ़ॉल्ट से नहीं। रिच डैड पुअर डैड में जो फाउंडेशन दिया गया था फाइनेंशियल एजुकेशन और एसेट बिल्डिंग का, उसका नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप ये चैप्टर देता है। एजुकेशन के बाद डायरेक्शन चूज करनी पड़ती है। आप सिर्फ नॉलेज कलेक्ट नहीं कर सकते, आपको डिसाइड करना होगा कैसे यूज करोगे। नैरेटिव ये हाईलाइट करता है कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना एक जर्नी है। इसमें टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है और कभी-कभी लॉसेस भी होते हैं। लेकिन जो लोग कमिटमेंट के साथ सीखते हैं, वो ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ को जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं, वो रिस्क को बेटर मैनेज करते हैं। एक और सटल लेसन ये है कि इन्वेस्टर आइडेंटिटी डायनामिक हो सकती है। आप शुरुआत पैसिव इन्वेस्टिंग से कर सकते हो, फिर धीरे धीरे एक्टिव रोल ले सकते हो। जैसे जैसे नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़े, आपका इन्वॉल्वमेंट लेवल चेंज हो सकता है। ये ग्रोथ नेचुरल है। चैप्टर का टोन एम्पावरिंग है। ये रीडर को विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए एनकरेज करता है। अगर आप सिर्फ कंप्लेन करते हो मार्केट के बारे में, तो आप पावरलेस फील करते हो। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हो कि मैं अपनी इन्वेस्टर एजुकेशन को सीरियसली लूंगा, तो आप प्रोएक्टिव बन जाते हो। चैप्टर के एंड में एक रिफ्लेक्टिव मूड आता है। आप खुद से पूछते हो, मैं किस टाइप का इन्वेस्टर बनना चाहता हूं? क्या मैं अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को दूसरों के हाथ में देना कंफर्टेबल हूं, या मैं खुद प्रोसेस सीख कर कंट्रोल लेना चाहता हूं? ये सवाल अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी लाते हैं। डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू वांट टू बी असल में आइडेंटिटी डिजाइन का चैप्टर है। ये कहता है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा लगाने का काम नहीं, एक रोल चूज करने का काम है। जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो, तब आपका फोकस शार्पन हो जाता है। आप रैंडम अपॉर्चुनिटीज के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपने चोजन पाथ पर डिसिप्लिन के साथ चलते हो। आखिर में मैसेज सिंपल है, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर आप क्लियर हो अपनी इन्वेस्टर आइडेंटिटी के बारे में, तो आपके एक्शंस अलाइन होंगे, और जब एक्शंस अलाइंड होते हैं तो रिजल्ट्स ग्रेजुअली इंप्रूव होते हैं। ये चैप्टर रिमाइंड करता है कि वेल्थ क्रिएशन लक का गेम नहीं, क्लैरिटी और कमिटमेंट का गेम है। और क्लैरिटी तब आती है जब आप डिसाइड करते हो कि आप कैसे इन्वेस्टर बनना चाहते हो। Chapter 15
स्टेप 5 सीक मेंटर्स एक ऐसा चैप्टर है जो ये समझाता है कि फाइनेंशियल जर्नी अकेला चलने का सफर नहीं है। पहले के स्टेप्स में बात हुई माइंडसेट, कैश फ्लो कंट्रोल, रिस्क समझने और इन्वेस्टर आइडेंटिटी चूज करने की। लेकिन अब सवाल ये है कि इन सबको इफेक्टिवली कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। यहाँ रॉबर्ट टी कियोसाकी एक पावरफुल सजेशन देते हैं, मेंटर्स ढूंढो। नैरेटिव शुरू होता है इस रियलाइजेशन से कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी ना किसी मेंटर का हाथ होता है। चाहे स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो या इन्वेस्टिंग, गाइडेंस लर्निंग कर्व को ड्रामेटिकली शॉर्टन कर देता है। ज्यादातर लोग ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, जो स्लो और कभी-कभी कॉस्टली प्रोसेस हो सकता है। मेंटर आपको वो गलतियां अवॉइड करने में मदद करता है जो वो खुद कर चुका होता है। ऑथर ये एम्फेसाइज करते हैं कि मेंटर सिर्फ नॉलेज देने वाला टीचर नहीं होता, मेंटर एक रोल मॉडल होता है। आप सिर्फ उनकी बातें नहीं, उनका एटीट्यूड, उनका डिसिप्लिन और उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑब्जर्व करते हो। ये ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल लर्निंग देता है जो बुक से मिलना मुश्किल होता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये क्लियर करते हैं कि मेंटर चूज करते वक्त क्लैरिटी जरूरी है। अगर आप बिजनेस ओनर बनना चाहते हो तो ऐसे मेंटर को फॉलो करो जो खुद सक्सेसफुल बिजनेस रन करता हो। अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो उन लोगों से सीखो जिनके पास रियल इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस हो। सिर्फ थ्योरी जानने वाले लोग डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इनसाइट्स वो ही दे सकते हैं जो खुद फील्ड में रहे हों। नैरेटिव का एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है। ईगो अक्सर लोगों को मेंटर लेने से रोकता है। लोग सोचते हैं मैं खुद सीख लूंगा या मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन चैप्टर ये हाईलाइट करता है कि ग्रोथ के लिए ह्यूमिलिटी जरूरी है। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि मुझे सीखना है, तब लर्निंग फास्ट होती है। ईगो लर्निंग को स्लो कर देता है। चैप्टर ये भी बताता है कि मेंटर का रोल सिर्फ मोटिवेट करना नहीं होता। कभी कभी मेंटर आपको अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता है। वो आपकी वीकनेसेस पॉइंट आउट करता है। वो आपको डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए पुश करता है। ये प्रोसेस ईजी नहीं होता, लेकिन इफेक्टिव होता है। नैरेटिव में एक और इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है कि मेंटर एक ही नहीं, मल्टीपल हो सकते हैं। अलग अलग एरियाज के लिए अलग गाइडेंस मिल सकती है। बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए एक मेंटर, इन्वेस्टिंग के लिए दूसरा, पर्सनल ग्रोथ के लिए तीसरा। ये नेटवर्क अप्रोच आपको बैलेंस्ड ग्रोथ देता है। रिच डैड पुअर डैड के कोर फिलॉसफी में भी मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम से नहीं, रियल लाइफ गाइडेंस से आती है। यहाँ भी वही आइडिया डीपन होता है। मेंटर के साथ रिलेशनशिप एक पार्टनरशिप जैसा होता है, जहां आप एक्टिवली सीखते हो और अप्लाई करते हो। चैप्टर का टोन प्रैक्टिकल है। ये सजेस्ट करता है कि मेंटर ढूंढने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच रखो। वर्कशॉप्स अटेंड करो, नेटवर्किंग इवेंट्स ज्वाइन करो, बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो। कभी कभी इनडायरेक्ट मेंटरशिप भी पावरफुल होती है, जब आप किसी सक्सेसफुल इंसान के वर्क को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो और उनके प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हो। नैरेटिव ये भी क्लियर करता है कि मेंटर ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए नहीं होता। आपको क्रिटिकल थिंकिंग मेंटेन करनी होती है। मेंटर गाइड करता है, डिसीजन आपका होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपकी होती है। ये बैलेंस इंपॉर्टेंट है। एक और सटल लेसन ये है कि मेंटर आपको सिर्फ सक्सेस के लिए प्रिपेयर नहीं करता, बल्कि फेलियर हैंडल करने के लिए भी ट्रेन करता है। जब आप सेटबैक फेस करते हो, मेंटर का एक्सपीरियंस आपको स्टेबिलिटी देता है। वो रिमाइंड करता है कि चैलेंजेस टेम्पररी है और लर्निंग परमानेंट। चैप्टर के एंड में एक एम्पावरिंग रिफ्लेक्शन आता है। अगर आप बी और आई क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना चाहते हो, तो आपको उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना होगा जो ऑलरेडी वहां हैं। एनवायरनमेंट और एसोसिएशन आपकी थिंकिंग को शेप करते हैं। अगर आप फाइनेंशियली फ्री लोगों से इंटरैक्ट करते हो, तो उनकी लैंग्वेज, उनका विजन और उनका कॉन्फिडेंस आप पर इंपैक्ट डालेगा। सीक मेंटर्स असल में एक्सेलरेशन का चैप्टर है। ये कहता है कि आप अकेला चल सकते हो, लेकिन साथ चलने से जर्नी फास्ट और स्मूथ होती है। मेंटर आपको क्लैरिटी देता है जब आप कंफ्यूज्ड होते हो और करेज देता है जब आप डाउट करते हो। आखिर में मैसेज सिंपल लेकिन पावरफुल है। अगर आप अपनी ग्रोथ को सीरियसली लेते हो तो गाइडेंस को प्रायोरिटी दो। मेंटरशिप वीकनेस का साइन नहीं, विजडम का साइन है। जब आप सीखने के लिए ओपन होते हो और सही लोगों से कनेक्ट करते हो, तब आपकी फाइनेंशियल और पर्सनल जर्नी दोनों एक्सेलरेट होती हैं। ये चैप्टर रिमाइंड करता है कि सक्सेस एक सोलो एक्ट नहीं, एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। और जब आप सही मेंटर्स के साथ अलाइन होते हो, तब आप सिर्फ नॉलेज नहीं गेन करते, आप डायरेक्शन, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस भी गेन करते हो। ये तीन चीजें मिलकर आपको बी और आई क्वाड्रेंट की तरफ कॉन्फिडेंटली ले जा सकती हैं। चैप्टर 16 स्टेप 6 मेक डिसअपॉइंटमेंट योर स्ट्रेंथ
एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेप्थ वाला चैप्टर है। यहाँ बात सिर्फ पैसा, इन्वेस्टमेंट या बिजनेस की नहीं होती, बल्कि इंसान के अंदर चलने वाले रिएक्शन सिस्टम की होती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट फेलियर का ऑपोजिट नहीं है, बल्कि ग्रोथ का पार्ट है। जो लोग बी और आई क्वाड्रेंट में सक्सेसफुल होते हैं, वो डिसअपॉइंटमेंट को अवॉइड नहीं करते, वो उसे यूज करते हैं। नैरेटिव शुरू होता है एक ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन से। फाइनेंशियल जर्नी स्मूथ नहीं होती। आप डील लूज करोगे, कभी इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं देगी, कभी ट्रस्टेड पार्टनर डिसअपॉइंट करेगा, कभी मार्केट आपके अगेंस्ट मूव करेगी। ये सब नेचुरल है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि आप इन सिचुएशंस को कैसे इंटरप्रेट करते हो। ज़्यादातर लोग जब डिसअपॉइंटमेंट फेस करते हैं तो उनका रिएक्शन होता है विड्रॉ करना। वो कहते हैं इन्वेस्टिंग मेरे लिए नहीं है, या बिजनेस रिस्की है, या मैं इस गेम के लिए बना ही नहीं। ये रिएक्शन इमोशनल होता है, लेकिन ऑथर सजेस्ट करते हैं कि सक्सेसफुल लोग डिसअपॉइंटमेंट को डेटा के रूप में देखते हैं। उनके लिए हर सेटबैक एक लेसन होता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी एम्फसाइज करते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट एक्चुअली एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का गैप है। अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर आते हो, जैसे हर डील प्रॉफिटेबल होगी, तो डिसअपॉइंटमेंट इंटेंस लगेगी। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि लॉस और सेटबैक प्रोसेस का पार्ट है, तो आपका रिएक्शन काम होगा। चैप्टर का इमोशनल कोर रेजिलियंस है। रेजिलियंस का मतलब होता है बाउंस बैक करना, लेकिन ये क्वालिटी ऑटोमेटिक नहीं होती, ये डेवलप करनी पड़ती है। जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि मैं हर डिसअपॉइंटमेंट से कुछ सीखूंगा, तब आप ग्रेजुअली स्ट्रांग बनते हो। नैरेटिव ये भी हाईलाइट करता है कि डिसअपॉइंटमेंट को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए रिफ्लेक्शन ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ हर्ट फील करके मूव ऑन कर जाते हो, तो लर्निंग इनकम्प्लीट रहती है। लेकिन अगर आप एनालाइज करते हो क्या गलती हुई, क्या इंप्रूव हो सकता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन मिस हुई, तो आपका नेक्स्ट डिसीजन बेटर होता है। इस चैप्टर में एक सटल कंपैरिजन भी मिलता है एम्प्लॉयज़ और एंटरप्रेन्योर्स के रिएक्शन के बीच। एम्प्लॉय डिसअपॉइंटमेंट को जॉब डिससैटिस्फैक्शन या ब्लेम में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर डिसअपॉइंटमेंट को सिस्टम इंप्रूव करने का सिग्नल मानता है। इन्वेस्टर लॉस को मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं, अपनी स्ट्रैटेजी रिव्यू करने का चांस मानता है। रिच डैड पुअर डैड के फाउंडेशनल आइडियाज़ में भी इमोशनल कंट्रोल का कंसेप्ट छिपा था, फियर और ग्रीड को मैनेज करना। ये चैप्टर उसी आइडिया को और डीपन करता है। यहाँ फोकस है डिसअपॉइंटमेंट को इमोशनल वीकनेस ना बनने देना, बल्कि उसे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बनाना। नैरेटिव में एक और पावरफुल इंसाइट है। जो लोग डिसअपॉइंटमेंट से डरते हैं, वो अपॉर्चुनिटी भी मिस करते हैं, क्योंकि हर बड़ा अपॉर्चुनिटी रिस्क के साथ आता है, और रिस्क का मतलब पोटेंशियल डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। अगर आप डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए सेफ जोन में रहते हो, तो ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। चैप्टर ये भी सजेस्ट करता है कि लॉन्ग टर्म विजन रखना जरूरी है। शॉर्ट टर्म सेटबैक आपको तब तक डिस्टर्ब करेगा जब तक आपका फोकस शॉर्ट टर्म पर है, लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म फ्रीडम है, तो एक या दो लॉस इनसिग्निफिकेंट लगते हैं। पर्सपेक्टिव शिफ्ट डिसअपॉइंटमेंट की इंटेंसिटी को कम कर देता है। नैरेटिव के एंड में एक एम्पावरिंग मैसेज आता है। डिसअपॉइंटमेंट से स्ट्रांग बनना एक कॉन्शियस प्रैक्टिस है। जब भी सेटबैक आए, अपने आप से पूछो, इस सिचुएशन ने मुझे क्या सिखाया, मैं नेक्स्ट टाइम क्या डिफरेंटली करूंगा। ये अप्रोच आपको विक्टिम से लर्नर बनाता है। मेक डिसअपॉइंटमेंट योर स्ट्रेंथ असल में इमोशनल इंटेलिजेंस का चैप्टर है। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, माइंडसेट का गेम है। अगर आप इमोशनली स्टेबल हो, तो आप प्रेशर में भी रैशनल डिसीजन ले सकते हो। अगर आप डिसअपॉइंटमेंट को पर्सनली लेते हो, तो आप इंपल्सिव हो सकते हो। आखिर में चैप्टर का एसेंस ये है कि डिसअपॉइंटमेंट को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। हर सेटबैक आपको रिफाइन करता है, हर लॉस आपको डिसिप्लिन सिखाता है, हर रिजेक्शन आपको इंप्रूव करता है। जब आप इस लेंस से देखते हो, तो डिसअपॉइंटमेंट दुश्मन नहीं रहता, वो मेंटर बन जाता है। और जब डिसअपॉइंटमेंट मेंटर बन जाए, तब ग्रोथ इनएविटेबल हो जाती है। इसी प्रोसेस से एक ऑर्डिनरी इंसान ग्रेजुअली बी और आई क्वाड्रेंट का स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और रेजिलिएंट करियर बन सकता है। चैप्टर 17 स्टेप 7 द पावर ऑफ फेथ एक ऐसा चैप्टर है जो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी से ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ पर फोकस करता है। यहाँ बात नंबर्स, डील्स या बैलेंस शीट की नहीं, बल्कि उस इनविजिबल फोर्स की होती है जो इंसान को मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये समझाते हैं कि बी और आई क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना सिर्फ स्किल्स का गेम नहीं है, ये बिलीफ का गेम भी है। नरेटिव ये रिफ्लेक्ट करता है कि जब कोई इंसान सेफ जोन छोड़कर बिजनेस या इन्वेस्टिंग की दुनिया में एंटर करता है, तो सबसे पहला चैलेंज एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल होता है। डाउट आता है, फियर आता है। लोग कहते हैं ये रिस्की है, स्टेबल जॉब क्यों छोड़ रहे हो, अगर फेल हो गए तो। ये सब आवाज़ें सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी आती हैं। इसी जगह फेथ की ज़रूरत पड़ती है। फेथ का मतलब ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं है, ये अनरियलिस्टिक होप भी नहीं है। फेथ का मतलब है अपनी ग्रोथ प्रोसेस पर ट्रस्ट करना।
जब रिजल्ट तुरंत विजिबल नहीं होते तब भी अपने पाथ पर टिकना, जब टेम्पररी लॉस होता है तब भी लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस्ड रहना। ये मेंटल स्ट्रेंथ ही इंसान को एवरेज से अलग करती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी एम्फसाइज करते हैं कि हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर ने एक फेस किया है जहां एविडेंस उनके फेवर में नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम को नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस के सामने सरेंडर नहीं किया। फेथ उनका एंकर था। नैरेटिव ये भी बताता है कि फेथ डेवलप करना एक प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं आता। जब आप छोटी छोटी विंस क्रिएट करते हो, जब आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, जब आप सीखते और अप्लाई करते हो, तब ग्रेजुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ही फेथ को स्ट्रॉन्ग करता है। चैप्टर का एक इमोशनल डायमेंशन भी है। जब आप नई जर्नी स्टार्ट करते हो तो कभी कभी सपोर्ट सिस्टम वीक होता है, फैमिली या फ्रेंड्स समझ नहीं पाते, सोसाइटी कन्वेंशनल पाथ को ही सेफ मानती है। ऐसे में अगर आपका बिलीफ एक्सटर्नल अप्रूवल पर डिपेंडेंट हो तो आप इजीली डिस्करेज हो सकते हो, लेकिन अगर आपका बिलीफ इंटरनल हो तो आप स्टेबल रहते हो। ये चैप्टर इनडायरेक्टली ये भी हाईलाइट करता है कि फियर और फेथ एक ही जगह पर एग्जिस्ट नहीं करते। जब आप फियर को फीड करते हो, फेथ वीक होता है। जब आप पॉजिटिव एक्शन लेते हो, फेथ स्ट्रांग होता है। एक्शन फेथ को रीइंफोर्स करता है। सिर्फ सोचने से नहीं, करने से बिलीफ डीपन होता है। रिच डैड पुअर डैड में भी एक अंडरलाइंग मैसेज था कि माइंडसेट सबसे बड़ा एसेट है। यहाँ वही थीम कंटिन्यू होती है। फेथ एक इनविजिबल एसेट है। इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, लेकिन इसका इम्पैक्ट प्राइसलेस होता है। नरेटिव का फ्लो ये समझाता है कि जब आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल रखते हो तो अप्स एंड डाउन्स इनेविटेबल है। कभी डील क्लोज होगी, कभी कैंसिल होगी, कभी प्रॉफिट मिलेगा, कभी लॉस होगा। अगर आपका बिलीफ सिर्फ रिजल्ट पर बेस्ड है तो आपका इमोशनल स्टेट अनस्टेबल रहेगा, लेकिन अगर आपका बिलीफ अपने लर्निंग प्रोसेस पर बेस्ड है तो आप रिजिलियंट रहोगे। फेथ का एक और डायमेंशन है सेल्फ आइडेंटिटी। अगर आप अपने आप को इंटरनली एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर के रूप में देखते हो तो आपका बिहेवियर ग्रेजुअली उस आइडेंटिटी के साथ अलाइन होने लगता है। ये इंटरनल इमेज ही एक्सटर्नल रियलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। चैप्टर के एंड में एक पावरफुल रिफ्लेक्शन आता है। फेथ का मतलब ये नहीं कि आप ब्लाइंडली रिस्क लो। इसका मतलब ये है कि जब आपने नॉलेज गेन किया हो, प्रिपरेशन की हो, मेंटोर्स से सीखा हो और एक्शन प्लान क्लियर हो, तब हेजिटेशन को साइड में रखकर कॉन्फिडेंट स्टेप लेना। फेथ इन्फॉर्म्ड एक्शन का पार्टनर है, इग्नोरेंस का नहीं। असल में ये कहता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक आउटर जर्नी से पहले इनर जर्नी है। अगर अंदर डाउट डोमिनेट करेगा तो बाहर सक्सेस सस्टेन नहीं होगा। अगर अंदर ट्रस्ट और क्लैरिटी होगी तो बाहर के ऑब्स्टिकल्स मैनेजेबल लगने लगेंगे। आखिर में मैसेज सिंपल है लेकिन डीप है। स्किल आपको अपॉर्चुनिटी तक ले जा सकती है, लेकिन फेथ आपको वहां टिकाए रखता है। नॉलेज आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है, लेकिन बिलीफ आपको डिसीजन पर कमिट करने की स्ट्रेंथ देता है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तब इंसान ग्रेजुअली बी और आई क्वाड्रेंट की तरफ कॉन्फिडेंटली मूव करता है। फेथ को डेवलप करना कोई मिस्टिकल प्रोसेस नहीं, ये डिसिप्लिन्ड थिंकिंग का रिजल्ट है। जब आप अपने गोल्स क्लियर रखते हो, कंसिस्टेंट एक्शन लेते हो और टेम्पररी सेटबैक को परमानेंट आइडेंटिटी नहीं बनने देते, तब फेथ नेचुरली ग्रो करता है। और जब फेथ ग्रो करता है तब फियर का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। इसी तरह ये चैप्टर एक रिमाइंडर है कि फाइनेंशियल सक्सेस का फाउंडेशन सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, सेल्फ बिलीफ भी है। और जब इंसान अपने बिलीफ को कॉन्शियसली स्ट्रेंथन करता है तब उसका सफ़र सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करने का सफ़र बन जाता है। रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट का पूरा सफर एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग सवाल से शुरू होता है। आप पैसा के लिए काम करते हो या पैसा आपके लिए काम करता है? इस किताब का कंक्लूजन सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइस का समरी नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन का अंतिम संदेश है। ये बुक हमें ये समझाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई एक्सीडेंट नहीं होती और ना ही सिर्फ हाई सैलरी से मिलती है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक कॉन्शियस डिसीजन, डिसिप्लिन्ड एक्शन और स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी शिफ्ट का रिजल्ट होती है। इस पूरी जर्नी में सबसे पहला और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ई, एस, बी और आई एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लेफ्ट साइड पर होते हैं, जबकि बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर राइट साइड पर। बुक का फाइनल मैसेज ये नहीं कहता कि लेफ्ट साइड गलत है, बल्कि ये कहता है कि अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हो तो आपको राइट साइड की तरफ मूव करना होगा, क्योंकि वहीं पैसा आपके एफर्ट से अलग होकर ग्रो करता है। कंक्लूजन ये रिफ्लेक्ट करता है कि मेजॉरिटी लोग सिक्योरिटी चूज करते हैं फ्रीडम के ऊपर। स्टेबल जॉब, फिक्स्ड इनकम, प्रिडिक्टेबल लाइफ, ये सब कंफर्टेबल लगता है, लेकिन कंफर्ट और ग्रोथ एक साथ नहीं चलती। जो लोग रिस्क को समझकर मैनेज करते हैं वही इवेंचुअली फ्रीडम के पास पहुंचते हैं। बुक का एसेंस ये है कि रिस्क खतरनाक नहीं होता, इग्नोरेंस खतरनाक होती है। अगर आप फाइनेंशियली एजुकेट हो जाते हो तो आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो।
रॉबर्ट टी कियोसाकी बार बार एम्फसाइज करते हैं कि मनी एक इमोशनल सब्जेक्ट है। लोग पैसा लॉजिकली कम, इमोशनली ज़्यादा हैंडल करते हैं। फियर और ग्रीड डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। इस बुक का फाइनल इंसाइट ये है कि अगर आप अपने इमोशंस को डिसिप्लिन नहीं करते तो चाहे आप कितनी भी नॉलेज ले लो, सक्सेस सस्टेनेबल नहीं होगी। इमोशनल इंटेलिजेंस ही लॉन्ग टर्म वेल्थ का फाउंडेशन है। किताब का एक और स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन ये है कि एजुकेशन सिस्टम फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाता। हमें सैलरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है, एसेट्स बिल्ड करने के लिए नहीं। इसलिए अगर कोई इंसान बी और आई क्वाड्रेंट में जाना चाहता है तो उसे सेल्फ एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। बुक्स, मेंटर्स, वर्कशॉप्स, रियल लाइफ प्रैक्टिस, ये सब कंटिन्यूस लर्निंग का पार्ट बनने चाहिए। बुक का सफ़र बेबी स्टेप से स्टार्ट होता है। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब ये नहीं कि जॉब छोड़ दो तुरंत, बल्कि ये कि अपने एसेट्स बिल्ड करना शुरू करो। चाहे छोटा इन्वेस्टमेंट हो, साइड बिजनेस हो या नॉलेज गेन करना हो, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। कंक्लूजन ये रिमाइंड करता है कि पेशेंस और परसिस्टेंस बिना कोई शिफ्ट पॉसिबल नहीं। एक और पावरफुल थीम है कैश फ्लो कंट्रोल। अगर आप पैसा अर्न करते हो लेकिन मैनेज नहीं करते तो आप हमेशा स्ट्रगल करोगे। एक्सपेंस हैबिट्स, डेट मैनेजमेंट, एसेट एक्विजिशन, ये सब डिसिप्लिन मांगते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम इनकम से नहीं, पॉजिटिव कैश फ्लो से आती है। बुक का फाइनल टोन रियलिस्टिक है। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम प्रमोट नहीं करती। इसका मैसेज है कि रियल वेल्थ टाइम लेती है। कंपाउंडिंग सिर्फ मनी का नहीं, स्किल्स और एक्सपीरियंस का भी होता है। हर छोटा स्टेप, हर लेसन, हर फेलियर फ्यूचर सक्सेस का बेस बनाता है। मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट भी कंक्लूजन में सेंट्रल रहता है। जो लोग ऑलरेडी बी और आई क्वाड्रेंट में सक्सेसफुल हैं, उनसे सीखना ग्रोथ एक्सेलरेट करता है। लेकिन मेंटोर सिर्फ गाइड करता है, काम आपको खुद करना होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा इंडिविजुअल की होती है। डिसअपॉइंटमेंट और फेलियर का रोल भी फाइनल मैसेज में क्लियर होता है। फेलियर से बचने की कोशिश ग्रोथ को लिमिट करती है। जो लोग डिसअपॉइंटमेंट को लेसन बना लेते हैं, वो स्ट्रांग होते जाते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक स्ट्रेट लाइन जर्नी नहीं, बल्कि अप्स एंड डाउन से भरा हुआ पाथ है। फेथ और बिलीफ सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इंटरनली बिलीव नहीं करते कि आप बी या आई क्वाड्रेंट में सक्सीड कर सकते हो, तो आपका एक्शन वीक होगा। लेकिन जब आप अपनी पोटेंशियल पर ट्रस्ट करते हो, तो ऑब्स्टिकल्स मैनेजेबल लगने लगते हैं। सेल्फ इमेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस ही एक्सटर्नल सक्सेस का मिरर होते हैं। कंक्लूजन में एक और डीप रियलाइजेशन है। वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं है, वेल्थ टाइम है, चॉइस है, कंट्रोल है। जब आपके पास टाइम कंट्रोल होता है, तब आप लाइफ कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हो। अगर पैसा आपको कंट्रोल करता है, तो आपकी फ्रीडम लिमिटेड रहती है। रिच डैड पुअर डैड के आइडियाज को ये बुक और एक्सपैंड करती है। यहाँ सिर्फ डिफरेंस बिटवीन रिच और पुअर माइंडसेट की बात नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल रोड मैप दिया गया है क्वाड्रेंट शिफ्ट का। ये रोड मैप माइंडसेट चेंज, फाइनेंशियल एजुकेशन, डिसिप्लिन्ड एक्शन और इमोशनल मास्टरी का कॉम्बिनेशन है। फाइनल कंक्लूजन ये है कि हर इंसान के पास चॉइस है। आप ई या एस क्वाड्रेंट में रहकर सिक्योर लाइफ जी सकते हो, या ग्रेजुअली बी और आई की तरफ मूव करके फाइनेंशियली फ्री लाइफ क्रिएट कर सकते हो। डिसीजन आपका है, लेकिन डिसीजन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ब्लेम करना ईजी है, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, बॉस, मार्केट, लेकिन एम्पावरमेंट तब आता है जब आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी का कंट्रोल लेते हो। इस बुक का अंतिम संदेश एक इन्विटेशन जैसा है। इन्विटेशन टू थिंक डिफरेंटली, इन्विटेशन टू क्वेश्चन कन्वेंशनल विजडम, इन्विटेशन टू स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई रिजर्व्ड प्रिविलेज नहीं, एक अचीवेबल आउटकम है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो रेडी हैं सीखने, रिस्क लेने और ग्रो करने के लिए। अगर पूरी किताब को एक लाइन में समराइज करें तो वो ये होगी कि अपनी आइडेंटिटी चेंज करो, अपनी फाइनेंशियल रियलिटी चेंज हो जाएगी। जब आप एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना शुरू करते हो, जब आप कंज्यूमर से इन्वेस्टर बनने की प्रैक्टिस करते हो, तब आपका डायरेक्शन चेंज होता है। डायरेक्शन चेंज होने से डेस्टिनेशन चेंज होती है। इस कंक्लूजन का कोर मैसेज होप और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ब्लेंड है। होप इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पॉसिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए क्योंकि कोई और आपके लिए ये जर्नी कंप्लीट नहीं करेगा, आपको खुद एक्शन लेना होगा। आखिर में रॉबर्ट टी कियोसाकी का ओवरऑल मैसेज क्लियर है। पैसा एक टूल है, मास्टर नहीं। अगर आप उस टूल को समझकर यूज करते हो तो वो आपकी फ्रीडम बिल्ड करता है। अगर आप उसे बिना नॉलेज के हैंडल करते हो तो वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट का कंक्लूजन एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं, एक स्ट्रेटेजिक रिमाइंडर है। ये कहता है कि फाइनेंशियल जर्नी इनर ग्रोथ से शुरू होती है। डिसिप्लिन, एजुकेशन, रेजिलियंस, मेंटरशिप और फेथ, ये सब मिलकर एक ऐसा फाउंडेशन बनाते हैं जहां से रियल वेल्थ ग्रो होती है। और जब आप ये फाउंडेशन स्ट्रांग बना लेते हैं, तब पैसा सिर्फ इनकम का सोर्स नहीं रहता, वो अपॉर्चुनिटी, इम्पैक्ट और इंडिपेंडेंस का मीडियम बन जाता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये किताब अपना सफर कंप्लीट करती है और रीडर को एक नई सोच, नई डायरेक्शन और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ छोड़ देती है।